हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी बढ़िया होंगे। गाइस, जो ये न्यू स्टोरी है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की और मजेदार होने वाली है, जिसे देखकर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और इसके अलावा वीडियो को भी हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो की रीच जाएगी उतनी ज्यादा जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर स्टोरी की शुरुआत में हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का कुछ खोदने में लगा हुआ था। जैसे वो अपनी एक्स को दीवार के किनारे में दे मारता है, उसके अंदर से अजीब तरीके की एक डार्क इंक निकलना चालू हो गई थी, जिसको देखकर वो खुश होकर अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया और ये हमारा एमसी है जिसका नाम काय है। और वो उसे बोतल में यहाँ पर स्टोर करने लगा था, जिसे कि इंक कहते हैं। जिसके बाद वो अपने कंधे पर बैठी हुई छोटी सी किटी को शुक्रिया करता है, जिसका नाम नीरो था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इसे यहाँ पर ढूंढ पाया हूँ, और अगर मैं इसे लेकर जाता तो शायद जो पाइनियर क्रॉप्स है इस बार मुझे आखिरकार एक्सेप्ट कर ले। और ये सोचते हुए वो जैसे उस केव से बाहर निकलता है, तो उसके सामने हमें काफी सुनहरी से चमकते हुई कई सारे कलर्स के अंदर सिटी दिखाई जाती है। और सिटी के अंदर हमें कई सारे लोगों को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर कई सारे अलग अलग कलर के वाइब्रेंट कलरों वाले लोगों को देख रहे थे, जिन्हें यहाँ पर कलरिस्ट बोलते हैं। और इनके जो काफी ज्यादा सुनहरे कलर थे, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे। लोग उनके बारे में कहते हैं कि जरा देखो तो इनके कितने ज्यादा सुनहरे कलर हैं कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग नहीं है, उनके कलर काफी ज्यादा फीके थे। वो कहता है कि बिल्कुल, मैंने सुना है कि उन्होंने एक और काफी ज्यादा बड़े से क्रीचर को इस बार भी यहाँ पर हरा दिया। उनके जैसे लोग सच में इस तरीके के टाइटल को यहाँ पर डिजर्व करते हैं, और जब तक ये साइनिक सिटी यहाँ पर रहेगी हम लोग पूरी तरह से सेफ रहेंगे। और दूसरी तरफ हमें शेडो डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाते हैं, जिस सिटी का पूरी तरह से कलर लगभग उड़ा हुआ सा लग रहा था। वहाँ पर जितने भी कलर थे वो पूरी तरह से डल थे। और वहीं पर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रैंक सी के पॉइंटियर क्रॉप के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था। वहीं पर हमें काय को जमीन पे धड़ाते हुए दिखाते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर चुका था। उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। वो कहते कि आखिर मुझे तुम्हें और कितनी बार ये चीजें बतानी होंगी, कि आखिर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। पर काय गुस्से में कहता है कि क्यों नहीं, देखो मैं अपने साथ इंक लेकर आया हूँ, तो आखिर इस चीज में दिक्कत क्या है। मैंने यहाँ पर इसके साथ अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव किया है। पर वो आदमी ये देखकर बोलता है कि मुझे सच में ये चीज तुम्हें यहाँ पर बतानी होगी, क्योंकि तुम एक कलरलेस हो इस वजह से। और ये सुनकर काय को बहुत बुरा झटका लगता है, और वो आदमी बताता है कि लोगों का उनके जन्म से ही कलर्स के बेसिस पर उनका रोल डिसाइड हो जाता है। पर न जाने तुम्हारे जैसे कैसे लोग होते हैं जो कि न जाने कहां से यहाँ पर टपक पड़ते हैं और भी मतलब की चीज करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथों से फ्लेम्स निकालता है और काय के साइड में एक अटैक करता है, जिस वजह से काय को काफी जलन महसूस हो रही थी। पर वो देखता है कि उसके साइड में ये अटैक हुआ था, जिस वजह से जमीन पूरे तक काली पड़ गई थी। और वो बताता है कि तुम एक पॉइंटर बनना चाहते हो, पर बस मेरे जैसे लोग जो कि यहाँ पर चूजन वन होते हैं वही ऐसी चीज कर सकते हैं। और जो लोग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं वो ब्लैक लैंड के अंदर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और सिटी के बाहर पूरी चीजों को काले अंधेरे ने घेर कर रखी हुई है। और अगर तुम यहाँ से एक कदम बाहर भी रखते हो उस अंधेरे के अंदर, जहाँ पर न जाने कितने खतरनाक खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, हमारे जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो कि अपनी जान को रिस्क में डालकर उन अननोन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे वहाँ से हम लोग रिसोर्सेज और ट्रेजर लेकर आ सके। हम लोग हमारी जिंदगी इंसानियत के फ्यूचर के लिए यहाँ पर रिस्क में डालते हैं, और तुम यहाँ पर हमें सच में ट्रू हीरोज कह सकते हो, जो कि तुम्हारे जैसे किसी कलरलेस के लिए पूरे से इम्पॉसिबल जैसी है। और क्योंकि तुम एक कलरलेस हो इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करो और जाकर कलरलेस वाले काम करो। और अब ये फालतू की चीजें करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अगली बार तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये कहकर वो उसे वहाँ पे छोड़कर चला जाता है। बेचारे काय को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी उसके कपड़ों के अंदर से वो किटी यानी नीरो ढूकते हुए आती है और कहती है कि क्या हुआ। काय उसको देखकर शांत हो जाता है और कहता है कि सभी चीजें ठीक है नीरो, अभी भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, और वैसे ही मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। और ये कहकर वो नीरो को फिर से अपने कपड़ों के अंदर धकाने लगता है, जिससे कोई उसे देख ना पाए। और वो कहता है कि डेफिनेटली मैं एक दिन सच में काफी ज्यादा कमाल का कलरिस्ट बनूंगा, और मैं इस चीज का तुमसे वादा करता हूँ। तो चलो फिर से वापस अंदर जाओ। और ये कहकर वो फिर से उसके सिर को दबाते हुए उसके कपड़ों के अंदर करने लगता है। जिसके बाद वो दूसरी प्लेसेस को चेक करने के लिए वहाँ से निकल गया था। पर वहीं पर हमें एक हरे वाले आदमी को दिखाते हैं, जो कि ऊपर से काय के ऊपर नजर बनाए हुए था। पर उसकी नजरें देखकर लग नहीं रहा था कि जो उसके इरादे हैं वो काफी अच्छे हों। और हमें सिटी के अंदर काय को दिखाते हैं, जो कि घूमते हुए उस जगह का नाम काट रहा था। और उसे देखकर लग रहा था कि और भी कई सारी जगहों के नाम थे जो कि उसने काटे हुए हैं। इसका मतलब वो और भी जगहों पर घूम कर आया था। और वो कहता है कि इसी तरीके से आज का दिन भी मेरा खराब हो गया। जिसके बाद वो एक वर्कशॉप के अंदर जाता है और वो उसे कहता है कि मारी मैं वापस आ गया। ये भी एक कलरलेस लड़की है, जो कि उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है। और वो काय का चेहरा देखकर समझ गई थी कि किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो कहती है कि तुम फिर से फेल हो गए। तो वो कहता है कि हाँ, हर बार की तरह। और उसके पास से नीरो कूद कर जल्दी
जल्दी से मारी के पास आ जाता है और वो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि लोग यहाँ पर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर कलर की वजह से है, पर तुम यहाँ पर जितने पॉइंटियर्स हैं उनसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, अगर कोई इंसान कलरलेस को यहाँ पर लेना ही नहीं चाहता तो। पर वो कहती है कि इसके बाद भी तो तुम ब्लैकलैंड के अंदर से कई सारी चीजें यहाँ पर लेकर आ जाते हो, यही चीज तुम्हारे स्किल्स को प्रूव करने के लिए काफी है। काय कहता है कि ये सब बस केवल नीरो की हेल्प की वजह से ही हो पाता है। जिसके बाद वो उसे वो इंक देता है, जिसको देकर वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे से पे भी करूंगी। और वो परेशान होते हुए कहती है कि सच में वैसे भी मुझे इंक की काफी ज्यादा कमी आने लगी है, क्योंकि वैसे भी जो इनकी प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं। तो काय कहता है कि बिल्कुल इसी वजह से जो पॉइंटर्स के नंबर है उनको यहाँ पर लोग बढ़ाने के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी पूरी जिंदगी है वो बस इस इंक के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और इसलिए वो परेशान था कि मैं किसी भी तरीके की कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई भी मुझे यहाँ पर लेना ही नहीं चाहता। और वो उससे कहती है कि तुमने उसके बारे में सोचा जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। तो वो कहता है कि हाँ, पर मुझे इसके बारे में नहीं लगता, क्योंकि वो जो जगह है। पर वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, असल में तुम्हें यहाँ पर हर एक जगह ट्राई करके देखनी चाहिए। और ये कहकर वो अपना हाथ पटकते हुए एक कागज उसके सामने लाकर रख देती है, क्योंकि तुम यहाँ पर कभी भी रिजल्ट नहीं देख पाओगे अगर तुम यहाँ पर कोशिश ही नहीं करोगे। और एक एस रैंक क्रॉप के अंदर एंट्रेंस टेस्ट था, जिसके अंदर कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता था। पर काय परेशान था कि एक एस रैंक क्रॉप पर मुझे हमेशा से ही लगता था कि मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैंने कभी भी इसके अंदर अप्लाई ही नहीं किया। पर क्या सच में मेरे स्किल्स को यहाँ पर पहचाना जा सकता है? और मारी उसे यहाँ पर मोटिवेट करते हुए कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए एक बार ट्राई कर तो देखो। और क्योंकि उनने कहा था कि ये पूरे तरह से स्किल के ऊपर बेस रहेगा, तो शायद वहाँ पर वो तुम्हें सच में पहचान जाए, क्योंकि वैसे भी तुम एक कलरिस्ट बनना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। और ये चीज तुम तब से कह रहे हो जब से हम दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, और हम लोग तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करते हो। का ये सुनने के बाद खुश हो गया था और वो कहता है कि बिल्कुल मैं जरा सा भी हेजिटेशन यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर इस क्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगा था। और कहता है कि मारी तुम्हारा शुक्रिया, मैं जल्दी ही यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। और वो गलियों में घूमते हुए कहता है कि इसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तुम्हें तैयारियां करना चालू कर देना चाहिए। पर उसके कपड़ों के अंदर नीरो बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था, वो यहाँ पर गुर्रा रहा था, जिसको देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। और हमें काय के पीछे उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी छड़ी लेकर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और काय को समझ पाता उससे पहले काफी देर हो चुकी थी। वो कंफ्यूजन के साथ पीछे देखता है, पर तभी वो अटैक सीधे जाकर उससे टकरा गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। और हमें उसके पीछे दो आदमियों को दिखाते हैं। एक आदमी कहता है कि तुमने सच में इसे यहाँ पर थोड़ा सा डॉज कर लिया। तो वो हरे वालों वाला कहता है कि ऐसा फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो, वैसे भी अगर यहाँ पर कोई बेरंग का आदमी मारा भी जाता है तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। काय की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी, वो जमीन पर गिरा हुआ था। नीरो भी उसकी हालत देखकर परेशान हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। और उसकी आंखें बंद होते हुए बस नीरो के बारे में सोच रहा था कि प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद हम एक फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद काय को होश आ गया था और वो परेशान होते हुए कहता है कि क्या हो रहा है। तभी जो आदमी उसे पकड़े हुए था वो कहता है क्या तुम उठ चुके हो, पर सच में ये चीज तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरी है, लगता है कि मुझे तुम्हें जिंदा ही इसके अंदर फेंकना होगा। और वहाँ पर पूरे में डार्क इंक दिखाई जाती है, जो कि सभी कलर्स का एक मिक्सचर था। और वो काय को इसके बारे में बताता है कि सभी इंक के मिक्स हो जाने की वजह से ये एक इंक वेस्ट बन गया है, और ये इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर कोई भी इसके अंदर गिरेगा तो उसकी बॉडी तक का इसके अंदर पता ही नहीं चलेगा। और ये लाश को ठिकाने लगाने के लिए सच में काफी ज्यादा अच्छी है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता। काय काफी ज्यादा परेशान था और वो कहता है कि आखिर आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। पर वो आदमी तो यहाँ पर एक इविल से मुस्कुराहट हंसते हुए कहता है हम लोग भी ये देख सच में काफी ज्यादा शौक से रह गए थे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि शैडो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई इस तरीके का ट्रेजर भी हम लोगों को मिल सकता है, एक ऐसा क्रीचर जिसके अंदर इतनी ज्यादा होशियारी हो कि वो किसी इंसान को यहाँ पर फॉलो कर सके। और सच में ये काफी ज्यादा रेयरेस्ट चीज है। और वो नीरो को एक पिंजरे के अंदर कैद करे हुए थे, जो कि वहाँ पर परेशान होते हुए रो रहा था। ये देखकर काय परेशान होते हुए उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे पीटते हुए कहता है कि कमीने मुझे छोड़ दो और उसे जाने दो। पर वो तो हंसते हुए कहता है कि देखो तो एक कलरिस्ट यहाँ पे चिल्ला रहा है, सच में ये कितना ज्यादा पथेटिक है। और वो काय को बताता है कि इस तरीके के क्रीचर को ब्लैक मार्केट में सच में काफी ज्यादा अच्छी कीमत में बेचा जा सकता है, पर किसी कलरिस्ट के लिए जो कि तुम्हारे जैसा हो उसके लिए इतनी ज्यादा अच्छी चीज को रखना कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेकार नहीं होगा। और काय काफी परेशान होते हुए सोचता है कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही लापरवाह हो गया, मुझे शैडो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना जरा सा भी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन और इंसल्ट्स को यहाँ पर इंड्योर किया है, पर अब मैं नीरो को भी खो दूं जो कि मेरी लौती बची हुई एक फैमिली है, ये कुछ भी और ज्यादा बुरा होने से काफी ज्यादा बदतर है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये सोचते हुए उसके अंदर से एक अलग तरीके का गुस्सा पैदा होना चालू हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। और वो हरे वालों वाला आदमी भी ये देख थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से अजीब तरीके की एनर्जी
निकलना चालू हो जाती है और उसे एक अजीब तरीके का झटका लगता है और वो कहता है कि रुको, आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से एनर्जी खींची जा रही हो और काय उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब सा करने लगा था। ये देखकर वो कहता है कि ये सच में कितनी ज्यादा गंदी फीलिंग है और ये कहकर वो काय को इंक वेस्ट के अंदर फेंक देता है और काय को इस तरीके से उसके अंदर गिरता हुआ देखकर कहता है कि बस इतना ही। सच में ये तो काफी समय की बर्बादी थी, पर अब सारी चीजें चलो क्लियर हो गई है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब इस चीज को जल्दी से हम लोग ब्लैक मार्केट में बेचकर हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। और ये सोचकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, पर जो नीरो था उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे और वो बस काय को ही याद कर रहा था। और दूसरी तरफ काय जो कि इंक वेस्ट के अंदर डूब रहा था, वो सोचता है कि मुझे नीरो को बचाना होगा, पर जो मेरा शरीर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और उसे अपनी लाइफ का फ्लैशबैक दिखना चालू हो जाता है और वो सोचता है कि सच में चीजें इसी तरीके से खत्म हो जाएंगी। पर वो हर एक चीज को याद करते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी एक ऐसा प्रॉमिस है जो कि मुझे यहाँ पर पूरा करना है। उसे एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कोई उसका नाम ले रहा था। आखिर तुम इसी तरीके से यहाँ पर खड़े हुए क्यों हो? आखिर तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं कर रहे? वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर आखिर तुम कौन हो? और वो आवाज कहती है कि तुम वो सब करो जो कि तुम यहाँ पर कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि चीजें इसी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए? क्या तुम नीरो को बचाना चाहते हो? क्या तुम वो सब चाहते हो जो कि तुम्हारा है? उसके लिए तुम्हें जरा सा भी हेजिटेशन अपने अंदर नहीं रखना होगा और काफी लंबा समय हो चुका है, इसलिए इसे एक्सेप्ट करो जिससे तुम एक ट्रू कलर को एक्सेप्ट कर सको। प्लीज जल्दी से इसे एक्सेप्ट करो जिससे आखिरकार तुम्हें अपना एक खुद का कलर मिलेगा। और ये कहते हुए वो सच में काफी डरावना सा लग रहा था और वो कहता है कि हाँ, तुम इससे सब कुछ वापस ले सकते हो। और अजीब तरीके का वहाँ पर एक वॉर्टेक्स बनना चालू हो जाता है जैसे कि वो पूरी पूरी एक इकाई के अंदर जा रही हो और कुछ ही देर में पूरे से चीजें पूरे से ब्लैंक हो गई थी और हमें वहाँ पर दो ब्लैक एंड व्हाइट फिगर दिखाए जाते हैं। एक आवाज आती है, आखिर आखिर ये क्या है? मैं तो थोड़ी देर पहले उस इंक के अंदर था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर रुको, ये चीज ज्यादा जरूरी नहीं है, पर आखिर आखिर अब मैं कौन हूँ? और वहीं पर उसे नीरो की वो आवाज आ रही थी जिस वजह से उसका ध्यान नीरो की तरफ जाता है और उसे ऊपर की तरफ दो कलर फिगर दिखते हैं जिनके पास नीरो था जो कि अलग ही व्हाइट कलर की लाइट के अंदर चमक रहा था। और वो कहता है कि तुम यही हो, ये बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर नीरो को बचा सकता हूँ। और ये सोचते हुए वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और उसके अंदर का डार्क और भयानक से एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। वो दोनों आदमी जिन लोगों ने काय को यहाँ पर मार दिया था, उन लोगों के चेहरे पर उनका डर साफ साफ दिख रहा था। वो घबराते हुए कहते कि आखिर आखिर ये क्या है? जो पूरी पूरी इंक थी आखिर तुरंत थी वो यहाँ पर कहाँ गायब हो गई? और उसके अंदर से एक अजीब तरीके की चीज है जो कि वहाँ पर निकल कर खड़ी हुई है। और वो आदमी कपकपाते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे ये मत कहना, क्या ये एक क्रीचर है? और उसके अंदर से शेडो से बना हुआ एक डार्क और ज्यादा बड़ा सा हाथ निकल कर आता है जो कि उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो पूरी पूरी जगह बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। पुलिस ने उस पूरी जगह को यहाँ पर कवर कर रखा हुआ था। लोग कंफ्यूज थे कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। पर वहाँ पर हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने उन सारी चीजों को अपनी खुद की आंखों से देखा था। और वो बताता है कि एक बड़ा सा हाथ अचानक इस पूरी जगह के अंदर से निकला। और वो पुलिस लिखते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। और वो आगे कहता है कि और उसके बाद वो पूरी पूरी जगह पूरे तबाह हो गई। और वहाँ पर हमें दो और कलरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए थे। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि बस यहाँ पर केवल दो ही लोग हैं जिनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। वो कहती है कि बिल्कुल, वैसे भी ये दोनों बी रैंक के पॉइंटियर्स थे जिनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा कोई अच्छी नहीं है। पर मुझे चीज समझ में नहीं आई कि आखिर इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा जिस वजह से उन दोनों का जो कलर है वो पूरे से गायब हो गया। तो लाल वाला कलरिस्ट से कहता है ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है, पर चलो सबसे पहले पूरी पूरी जगह को देखते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि सिटी के अंदर काफी ज्यादा बड़ा क्रीचर अपीयर हुआ है और ये टीम लीडर रेड है और जो इसके असिस्टेंट है उसका नाम वायलेट है। वो पुलिस जो कि दोनों कलरिस्ट को यहाँ पर देखता है वो बहुत ज्यादा शौक से रह गया था। वो कहता है कि आप दोनों से इस साइड पर मिलकर मुझे सच में काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। आखिर क्या वजह थी कि आप जैसे बिजी लोगों को शेडो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना पड़ा? रेड कहता है कि आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं उस क्रीचर के ऊपर, तो क्या आप हमें ये साइड दिखा सकते हैं? तो वो कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो पूरी साइड दिखाता है यहाँ पर पूरे में अंजर पंजर पड़े हुए थे। ये देखकर रेड वहाँ पर पड़ी हुई काली इंक को चेक करता है और वायलेट ये देखकर कहती है कि यहाँ पर सच में साइंस है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा सा क्रीचर था। लगता है कि हमें वो सारी लोकेशन यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी। लगता है कि हमें वो सारी लोकेशन यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी जिनके ऊपर क्रीचर्स ने अब तक अटैक किया है। पर अभी तक अचानक भी ऐसा कोई भी नहीं था जिसने सिटी के अंदर इस तरीके से अटैक किया हो। क्या ये ऑफ स्ट्राइक से यहाँ पर कुछ आया था या फिर कुछ ऐसा ही? क्योंकि यहाँ पर जो लगातार सिटी के अंदर दिखते रहते हैं वो काफी ज्यादा छोटे रहते हैं और न ही कोई ऐसी स्पीशीज जो कि कोई नुकसान पहुंचा सके। तो ये सच में काफी ज्यादा अलग है। तो रेड कहता है कि हम लोगों को इतने ज्यादा जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आखिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है। और दूसरी तरफ हमें काय की काफी लंबी लंबी सांसें चलते हुए दिखाते हैं। वहाँ पर नीरो उसे उठाने में लगा हुआ था। जैसे उसे होश आता है तो वो नीरो को गले लगाता
मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम पूरे से ठीक हो, सच में इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर वही वो कंफ्यूज भी था। वो कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि ये सारी सारी चीजें उन कमीनों की वजह से हुई हैं। और वो हर एक चीज को याद करता है कि उसे किस तरीके से इंक के अंदर फेंक दिया था, जिसके बाद इंक पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो गई और उसने उन दोनों को वहाँ पर खत्म कर दिया। जैसे उसे इस चीज का एहसास होता है तो हमें दिखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वो अपने आप को देखते हुए कहता है क्या ये मैं हूँ, मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। और जब वो अपने बालों को चेक करता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है, पर आखिर आखिर यहाँ पे तो ज्यादा अंधेरा क्यों है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो नीरो से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे। नीरो ऊपर की तरफ जंप करता है और गोल गोल घूमते हुए एक व्हाइट बॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा उजाला निकल रहा था। और अगले ही पल वहाँ पर कई सारे डार्क ब्लैक क्रीचर्स दिखना चालू हो जाते हैं। जैसे वो ये देखता है तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो बहुत बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि ये जगह, ये तो ब्लैक लैंड है, द ब्लैक फॉरेस्ट एरिया, जो कि बस रैंक 2 के पॉइंटियर्स या फिर उनसे ऊपर वालों को ही पूरी तरह से एक्सेसिबल है। और यहाँ पर तो उनका पूरा पूरा झुंड आया हुआ है। और ये देखकर वो घबराते हुए नीरो से कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर वो अपनी दम दबाकर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। नीरो उसे आगे की तरफ रास्ता दिखा रहा था। काय बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ हर एक मॉन्स्टर से बचते हुए वहाँ से निकल रहा था। वो कहता है कि सच में ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। वो जो मॉन्स्टर्स थे वो हर एक कोने से निकल कर काय और नीरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो हर एक से बचते हुए ऊपर की तरफ और धीरे धीरे कर उन लोगों से बचते हुए काफी ज्यादा दूर जाते जा रहे थे। वहाँ पर नीरो पूरी तरह से उसकी मदद कर रहा था। वो उसे रास्ता दिखाता है और काय जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी से बचते हुए बस आगे भागने में लगा हुआ था। पर वहीं वो अचानक ही कंफ्यूज सा रह गया था। वो कहता है कि आगे किस तरीके की फीलिंग है, जो मेरी बॉडी है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग से महसूस हो रही है। और उसे एहसास होता है कि उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी है जो कि स्टोर्ड है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि मैं काफी लंबी देर से यहाँ पर भाग रहा हूँ पर मुझे जरा सी भी थकान महसूस नहीं हो रही। और इसके अलावा जो मेरी एजिलिटी है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी है और मैं काफी ज्यादा तेज भी हूँ। और जो मेरी पूरी पूरी बॉडी है ऐसा लगता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है। वहीं पर नीरो इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि अचानक ही एक बड़ा सा बुल्फ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर साइड में काई के आ गया था। और वो भी इस चीज को समझ पाता उससे ही पहले वो उसकी काफी ज्यादा करीब आ जाता है। वो घबराते हुए कहता है कि अरे यार मैं इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया, लगता है कि नहीं मैं अभी यहाँ पर मरने वाला हूँ। और ये सोचकर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं पर वो मॉन्स्टर जैसे उसके हाथ को काटता है, बेचारे के दांत यहाँ पर टूट चुके थे। यहाँ पर तब मुझे उस मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा है। बेचारे के दांत जैसे यहाँ पर टूट जाते हैं तो वो मॉन्स्टर और काय दोनों ही हैरान से रह गए थे। वो कंफ्यूज थे और वो मॉन्स्टर जल्दी से अपनी दुम दबाकर जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। काय अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, पर क्या ये सच में इस कलर की पावर है। और वो नीरो को देखता है जो कि यहाँ पर खुद उसे कंफ्यूजन के साथ देख रहा था। पर अगले ही पल वहाँ पर उस कमोशन की वजह से एक और क्रीचर आ गया था। उसकी एक आंख थी और दो बड़े बड़े सींग थे और जो उसका आकार था वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था। ये देखने के बाद काय घबराते हुए कहता है कि ये तो एक साइक्लॉप्स है, पर आखिर इसके जैसे कोई प्रेडेटर इस ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर अपीयर कैसे हो सकता है। वो काय को देखते सही उसके ऊपर रोर करते हुए अटैक करना चालू कर देता है, जिसे टकरा कर वो पीछे की तरफ सरकते हुए जाता है जहाँ पर भी एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। नीरो ये देखकर घबराने लगा था और वो जाकर काय को देखता है जिसकी हालत काफी खराब तो हो गई थी पर उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और काय उठते हुए कहता है कि न जाने क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके खिलाफ जीत सकता हूँ, जिस वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। और वो खुश होते हुए अपने बचपन से लेकर अभी तक के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब आखिरकार इतने लंबे समय के बाद मैंने कलर को ऑब्टेन किया है, जिस वजह से अब से चीजें काफी ज्यादा अलग हो चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है और अब मुझे चीज को याद रखना होगा, वो सेंसेशन जो कि पहले मैंने महसूस करी थी। और जैसे ही वो उसे महसूस करना चालू करता है तो वो डार्क एनर्जी काय को यहाँ पर कवर करना चालू कर देती है, जिससे उसके शरीर के ऊपर एक डार्क ब्लैक कलर का आर्मर जैसा बन गया था और अब वो भी बिल्कुल किसी क्रीचर की तरह लग रहा था। वो साइक्लॉप्स जैसे ही रोर करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है तो वो अपनी फुटिंग को संभालते हुए एक काफी पावरफुल पंच बनाता है और साइक्लॉप्स के ऊपर हमला करते हुए उसके शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा ओपी था, जिसकी वजह से पूरे पूरे जंगल में एक काफी ज्यादा बड़ी सी शॉक वेव फैल जाती है। और जब काय आसमान में आ जाता है तो उसे यहाँ पर कई सारी चीजें दिखती हैं, जैसे कि आसमान, पहाड़, घास, पेड़ पौधे। ये देखकर वो सरप्राइज था। वो हर एक चीज को देखते हुए कहता है कि ये तो रंग है। पर अगले ही पल वो डार्क एनर्जी उसके शरीर से गायब होना चालू हो जाती है, जिस वजह से उसका कलर फिर से पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। वो कंफ्यूजन के साथ नीचे गिरते हुए कहता है कि रुको आखिर ये क्या हुआ। और अचानक ही वो धड़ाम से बहुत ऊपर से आकर नीचे गिर जाता है, पर उसे इसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। पर वो कलर अब जो उसके शरीर से उड़ गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कपकपाते हुए कहता है कि मेरा कलर, जितना ज्यादा मैं अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा हूँ उतनी ज्यादा जल्दी से वो मेरे शरीर से खत्म हो रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं फिर से अपने कलर को खो दूंगा। वो कंफ्यूज था
था कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। उससे एक आवाज आती है कि जो तुम्हारे शिकार है वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जल्दी आगे बढ़ो और उसे खा लो। जो किलर है वो अभी भी तुम्हारी नजरों के सामने है और वो अपने सामने साइक्लोप्स के शरीर को पड़ा हुआ देख रहा था। वो कपकपाते हुए कहता है क्या? वो आवाज आती है कि तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते, मैंने सही कहा ना। ये चीज का सिंपल है, अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाओ। काय जिसके चेहरे का रंग पूते से उड़ा हुआ था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा कमजोर था, आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। वो कपकपाते हुए उसके शरीर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। वो अपना हाथ धीरे धीरे कर उस मरे हुए साइक्लोप्स के शरीर के ऊपर रखता है और अगले ही पल साइक्लोप्स की जो बॉडी थी वो उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है। नीरो भी ये देख कर बहुत ज्यादा दंग सा रह गया था। पूरे जंगल में डार्क व्हाइट कलर की एनर्जी निकलती है और काय ज्यादा हाँफते हुए फिर से अपने डार्क कलर को यहाँ पर ऑब्टेन कर लेता है। वो वहाँ पर टिका हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो कहता है कि आखिरकार मैंने सच में यहाँ पर सर्वाइव कर लिया। जिसके बाद हमें मारी के वर्कशॉप का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मारी अपने काम में लगी हुई थी, पर तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ पर दरवाजा खुला हुआ था और एक खुडेड आदमी उसकी गेट पर खड़ा हुआ था, जिसका वो स्वागत करती है और वो कहती है कि बताइए आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या यहाँ पर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? पर वो हुडेड पर्सन उसे कुछ भी नहीं कहता, बस वो धीरे धीरे कर अपने कदम बढ़ाना चालू कर देता है। मारी ये देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कंफ्यूजन के साथ उससे कहती है कि सर क्या तुम्हें पता है कि तुम सच में यहाँ पर काफी सस्पिशियस से लग रहे हो, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। इसलिए वो जल्दी से एक हथियार उठाते हुए कहती है कि तुरंत ही यहाँ पर रुक जाओ, अगर तुम मेरे और ज्यादा करीब आए तो मैं इसे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। पर वो हुडेड पर्सन अगले ही पल आकर उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी और वो कहती है कि तुम सच में मुझसे दूर रहो कमीने। पर तभी काय अपनी हुडी को हटाते हुए उससे कहता है कि मारी थोड़ी सी शांत हो जाओ, सच में तुम काफी ज्यादा डर गई थी, देखो तो ये तो मैं हूँ। पर जो मारी थी उसकी अपीयरेंस को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज और शॉक से रह गई थी। उसकी आंखें और मुंह दोनों दोनों फटे के फटे रह जाते हैं और वो उसको देखकर कहती काय। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो चिल्लाते हुए कहती कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई। पर जब काय पूरी स्टोरी उसे एक्सप्लेन करता है तो ये सुनकर मारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर से अपने हथियार पड़ियार उठा लेती है और कहती है कि सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उन कमीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो लोग सच में अपने सिर को यहाँ पर फोड़वा नहीं डिजर्व करते हैं, मैं अपने हथौड़े से उनका सिर फोड़ दूंगी। और ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी काय उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है मारी, यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं पहले ही अपना बदला ले चुका हूँ, पर सच में तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। वो बताती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी जब से तुम्हारा कॉन्टेक्ट छूटा था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई चीज ऐसी भी हो सकती है। पर सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा चिंता हुई। पर वो आगे कहती है कि तुमने बस इंक वेस्ट को यहाँ पर सर्वाइव नहीं किया है, इसकी बजाय तुमने यहाँ पर कलर को भी ऑब्टेन कर लिया। सच में इसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर जो ये ब्लैक कलर है वो किसी क्रीचर का कलर नहीं है कि इसकी वजह से लोग तुम्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से नहीं देखेंगे। वो कहता है कि हाँ, पर इन चीजों के ऊपर पहले ध्यान दिया जाता था, पर अभी जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मैं एक कलरिस्ट बन सकता हूँ। अभी के लिए मुझे दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले जो पॉइंटर क्रॉप का एंट्रेंस एग्जाम था उसके लिए जाना चाहिए। और ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं सही समय पर यहाँ पर वापस आ गया। इसलिए क्या मारी, तुम मेरे ऊपर एक फेवर करके मुझे कुछ कपड़े और कुछ गियर्स दे सकती हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं बाद में तुम्हें वो लौटा दूंगा। ये सुनकर वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहती क्या फिर से, और आखिर तुम और कितने बार ऐसा करने वाले हो? पर इसके बाद भी तुम इसे एक फ्यूचर कलरिस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो, तो चलो अब तुम मेरे साथ आओ। मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए यहाँ पर तैयार कर रखा हुआ था और वो चीज तुम्हें सच में अच्छी तरीके से फिट भी आएगी। जिसके बाद हम एस रैंक के क्रॉप के एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कई सारे कलरिस्ट यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। एक बड़ा सा पोडियम जो कि यहाँ पे पूरी तरह भरा हुआ था और भीड़ पूरे में फैली हुई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि सच में इतने सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आएंगे। एक आदमी कहता है कि यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस अलर्ट रहो तो तुम पूरी तरह से ठीक रहोगे। तो दूसरा कहता है कि सच में इस तरीके किसी का खतरनाक से कंपटीशन के अंदर नर्वस होना तो एक नेचुरल सी बात है। और दूसरे सोचते हैं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं इस तरीके के किसी एस क्लास क्रॉप के अंदर यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आ पाऊंगा। दूसरे कहते हैं कि सच में हर एक पॉइंटर का एक सपना होता है कि वो किसी एस क्लास के क्रॉप के अंदर ज्वाइन हो सके। और ये क्रॉप जिसने ब्लैक लैंड के अंदर सच में सबसे ज्यादा अचीवमेंट को यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, और एक एस क्लास क्रॉप होना जिसके अंदर कई सारे अलग अलग स्किल के कलरिस्ट हैं। ये लोग सच में शाइनिंग सिटी की एक होप है। पर यहाँ पर बस एक ही दिक्कत है कि कई सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, और वो क्रे फैमिली के सेकंड डॉटर के बारे में बात करते हैं, और साथ ही एक फेमस बाउंटी हंटर भी, और एक गुलाबी वाला लड़का जिसने यहाँ पर ग्लासेस पहने हुए थे, और एक हरे वाला लड़का जिसने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ था। और इन सभी लोगों में से एक है जो कि यहाँ पर सभी लोगों की सबसे ज्यादा अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। और वो साइड में देखते हुए कैंडिडेट 126 के बारे में बात कर रहे थे जिसके हरे बाल थे, और सभी लोग उसको देखकर परेशान हो रहे थे। और ये गेल सोड गेल है जो की बेसिकली यहाँ पर
टेस्ट को पास कर चुका है। और इसके बारे में रूमर्स ये भी फैले हुए हैं कि वो कई सारे क्रीचर्स को अकेले ही यहाँ पर सफाया कर सकता है। और इसके अलावा जो इसका नेचर है वो काफी क्रूल और वायलेंट है, और इसी वजह से इसकी प्रीवियस क्रॉप के अंदर से इसे लात मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये वहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही हरकतें किया करता था। और इसलिए कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, इसके जैसे लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है अगर तुम थोड़ी सी ढंग से ट्रेनिंग करो। और उनकी ये बात सुनने के बाद गेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो उनकी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है कि सच में ये तो बस घटिया से कुछ चूहे हैं। पर मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था कि एस क्लास के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यहाँ पर कई सारी क्लासेस होंगी, पर क्या बस यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल के लोग आए हैं। और वो हरे के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये सभी काफी ज्यादा बेकार हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर ढंग से ध्यान दिया जाए। पर बस एक को छोड़कर, और ये सोचते हुए वो साइड में देखता है वो ब्राइट लाइट ब्लू कलर के बाल एली ग्रे, जो कि ग्रे फैमिली की सेकंड डॉटर है। और गेल सोचता है कि इसके बारे में जिस तरीके से रूमर्स कहते हैं ये सच में काफी डिसेंट है कि इसको यहाँ पर नोटिस किया जा सकता है। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। और ये सोचते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था, पर तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होना चालू हो जाता है और सभी कैंडिडेट्स को जो कि एंट्रेंस एग्जाम है उसे यहाँ पर चालू करने के बारे में बताया जाता है। और वहाँ पर लोगों के सामने एक गोल्डन कलर के बालों वाला लड़का खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो लोग कहते हैं क्या डाउन पॉइंट क्रॉप से यहाँ पर ये आया हुआ है और इसने अकेले ही कई सारे क्रीचर्स को मार गिराया है। और जो हाल ही के अंदर शिकार हुआ था उसके अंदर भी इसने काफी ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया था। और अगर सच में गोल्ड जैसा कलरिस्ट यहाँ पर हम लोगों के सामने पर्सनली आया है, सच में इसका मतलब तो ये है कि रिक्रूटमेंट के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। और ये मेरा पहली बार है कि मैं उसे इतना ज्यादा करीब से देख रहा हूँ। एस क्लास का क्रॉप सच में शुरुआत से काफी ज्यादा अलग से महसूस होता है। गोल्ड उससे कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत है। पहले तो मैं यहाँ पर तुम सभी का एस क्लास के क्रॉप के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर स्वागत करता हूँ। तुम लोगों के पास यहाँ पर इकट्ठा होने के खुद के कुछ गोल्स होंगे जिससे तुम यहाँ पर इस मिशन को करने के लिए आए हो। भले इसे फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा है, पावर है, ऑनर है या फिर कोई ड्यूटी है, पर अगर मैं सच बताऊं तो ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। पर आखिर में बस जो तुम्हारी स्किल्स है वही अकेली चीज मैटर करती है। हम लोगों को बस यहाँ पर स्किल्स चाहिए। हम लोग यहाँ पर काफी ताकतवर कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि ब्लैकलैंड्स के अंदर ह्यूमन टेरिटरीज को रिक्लेम करवा सके। जो कमजोर लोग होंगे उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग चलो इस चीज को शुरुआत से ही शुरू करते हैं। और जरा अपने आसपास देखो तो तुम्हें इस चीज का काफी अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहला टेस्ट है वो एक टूर्नामेंट के फॉर्मेट में होने वाला है। वैसे भी एक पोनीटेयर के लिए इम्पोर्टेंट स्किल यही होता है कि जिसकी कॉम्बैट एबिलिटी हो वो काफी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि सिटी के बाहर एक काफी बड़ी ऐसी दुनिया है जहाँ पे बस एक फिटेस्ट सर्वाइव कर पाता है और कमजोर मारा जाता है। इसलिए अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर प्रूव करो, और जो फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर पास होंगे उसी के बेसिस पर उन लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जो नंबर मैं यहाँ पर बुलाऊंगा वो लोग स्टेज के ऊपर आए, और वो शुरुआत में 126 और नंबर 286 को बुलाते हैं। गेल का नंबर सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे कि वो शुरुआत से यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट चालू करने वाले हैं। और गेल भी खुश होते हुए कहता है कि सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। वैसे भी यहाँ पर खड़ा रहकर मुझे काफी ज्यादा बोर सा महसूस हो रहा, तो चलो अब थोड़े से मजे चालू करते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर सबसे पहले यहाँ पर मेरा कौन शिकार बनने वाला है। और वो जब स्टेज के ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये आदमी कितना अजीब सा लग रहा है। उसने यहाँ पर हुडी पहनी हुई थी, उसके स्टैंड्स भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे और वो देखने में ही काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। पर फिर भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी काफी देर से यहाँ पर बोर हो रहा था। पर अब यहाँ पर स्टेज पूरे से तैयार है तो जरा सा भी होल्ड करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। और ये कहकर वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और फिर अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी कई सारे रिफ्लेक्शंस को पीछे की तरफ छोड़ देता है। लोग ये देखकर सरप्राइज थे कि गेल सोड यहाँ पर अपने सिग्नेचर मूव को इस्तेमाल कर रहा है। और गेल यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि उसके पीछे उसकी कई सारी तलवारें मैनिफेस्ट हो चुकी थी। और लोग ये देखकर कहते कि सच में इसलिए ये एक जीनियस कहलाना डिजर्व करता है। और गेल एक सीरियस लुक देते हुए कहता तो चलो अब इसे ब्लॉक करने की कोशिश करो। अगर तुम यहाँ पर फेल भी हो गए तो क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पर मेले टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हो। और ये कहकर वो जंप करते हुए अपने अपोनेंट के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर अपनी जगह तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। पर जब गेल का उसके ऊपर अटैक होता है तो वो सच में यहाँ पर काफी डरावना सा लग रहा था। पर अगले पल यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि वो हुडेड पर्सन गेल के चेहरे पर आके एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो जाकर दीवार से टकराता है और पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। और ये देख रहे लोगों के मुंह फटे के फटे रह गए थे, आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कंफ्यूज थे, वो कहते कि आखिर ये क्या हुआ। और वहाँ पर उसके पीछे एक काफी ज्यादा बड़ा सा निशान बन चुका था। वो लोग गेल को देखकर हैरान थे। वो कहते कि क्या ये तो एक हिट के अंदर यहाँ पर बेहोश हो गया, आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अब वो हुडी हट जाती है, जहाँ पर हमें पता ही था कि ये हमारा एमसी काय है। वो कहता है कि शुरुआत से मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकत लगा दी, और उसकी हुडी हटने की वजह से उसके बालों का काला कलर सभी लोगों को दिखने लगा था। ये देखते से सभी लोग कपकपाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ गलत देख रहा हूँ, क्या ये उसका जो कलर है वो ब्लैक है।
और क्या ये सेम कलर है जो कि क्रीचर का होता है। गोल्ड भी उसको देख थोड़ा कंफ्यूज था और एली भी उसको देख थोड़ी सरप्राइज सी थी। वो लोग कहते हैं कि एक इंसान के पास सच में ऐसा कलर होना पॉसिबल भी है और वो लोग और ज्यादा हैरान थे क्योंकि गेल सोर्ड को जिसने हराया था उसके पास पावर ऑफ ब्लैक है। और काय उन लोगों को देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये लोग इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी है। जिसके बाद कंपटीशन को इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाता है। एक लड़का उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करने की कोशिश करता है पर ये अटैक उसके ऊपर जरा से भी असर नहीं करते। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो और काय का बस एक ही पंच, बिल्कुल वन पंच मैन की तरह, उस आदमी को एक ही बार में नॉकआउट करने के लिए काफी था। और इसी तरीके से उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो सभी उसके एक एक पंच के साथ यहाँ पर हारते जा रहे थे। और जो काय था लगातार वो यहाँ पर जीतता चला जा रहा था। हर एक अपरकट अपने दुश्मन को हराने के लिए काफी था। गोल्ड उसको ऊपर से देख रहा था और उसके जो साथी थे वो भी ये देखकर कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और क्या इसको देखकर लगता नहीं है कि ये अपने बैच एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा आसानी से ऊपर जाता जा रहा है। और दूसरा कहता है कि बिल्कुल, और ये पहला लड़का है जो कि ब्लैक एनर्जी के साथ यहाँ पर अपीयर हुआ है और रूमर्स फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और यही हमारे पास एक लौता समय है कि हमें इसे यहाँ पर जल्दी रिक्रूट कर लेना चाहिए। तभी एक आवाज आती है और हम एक आदमी को उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाते हैं और वो लोग यहाँ पर रेड और वायलेट को देखकर थोड़े से कंफ्यूज से थे। वो कहते हैं कि टीम लीडर रेड आगे बढ़ते हुए उन लोगों से पूछता है तो बताओ आखिर एग्जाम कैसा चल रहा है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सुना था कि तुम्हें एक कमीशन रिक्वेस्ट मिली है जिसे तुम हैंडल कर रहे हो, तो आखिर उसकी जो प्रोग्रेस थी आखिर वो कहाँ तक पहुंची है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ यार, जिस वजह से मुझे सिर दर्द होने लगा है, पर मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको सच में हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, जो एग्जाम के रिजल्ट है वो सच में काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं और यहाँ पर गिरे फैमिली की यंग लेडी है और साथ ही एक काफी ज्यादा एक्सट्रीमली यूनिक आदमी भी है। और तभी रेड का ध्यान भी काय के ऊपर जाता है, उसके काले बालों के ऊपर, जो देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम तो तुरंत ही इसे यहाँ पर पहचान गए, इसने यहाँ पर जितने भी टॉप रैंकर्स थे उन सभी को हरा दिया है और एक काफी ज्यादा कमाल का रिजल्ट दिखाया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस एडमिशन को ये जरूर यहाँ पर गारंटी से पास कर लेगा। वायलेट उससे कहती है कि टीम लीडर कि ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा। तो रेड कहता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि एक अजीब से इंसिडेंट होने के बाद अचानक एक न्यू कलर अपीयर होना ये कुछ जरूर से ज्यादा ही बड़ा कॉन्सिडेंस है। पर अभी के लिए चलो इसके ऊपर बस नजर रखते हैं। पर दूसरी तरफ काय, जिसको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वो कहता है कि सच में मैं लगातार इस ताकत की वजह से जीतता चला जा रहा हूँ, ये कितनी ज्यादा कमाल की ताकत है और इस ताकत के साथ एक पॉइंटर बनना डेफिनेटली पूरे से पॉसिबल हो सकता है। पर फिर भी मुझे काफी सावधान रहने की जरूरत है। अगर मैंने पिछली बार की तरह कुछ जरूरत से ज्यादा ही इसका इस्तेमाल किया तो जो मेरा कलर है मैं फिर से उसे पूरे तक खो सकता हूँ, जिसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वो वहीं पर अपने सामने कई सारी बर्फ की चट्टानों को देखकर थोड़ा सरप्राइज सा था, जिसके अंदर से काफी सुनहरे आसमानी कलर की बालों वाली लड़की निकल कर आ रही थी, एली, जिसने अपनी फाइट को काफी आसानी से यहाँ पर जीत लिया था। और लोग यहाँ पर एली के बारे में बातें करना चालू करते हैं कि सच में जो उसके स्किल्स है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और वो अपने हाउस होल्ड की एक प्रोटेजी है। और ग्रे फैमिली के जो कलर्स है उनको विटनेस करना सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होता है और ये चीज तो काफी ज्यादा कमाल की है। आखिर कोई ऐसे किसी को यहाँ पर हरा कैसे सकता है। और वहीं जब एली काय की साइड में से गुजरती है तो वो ठिठक कर वहीं पर रुक जाती है और वहाँ पर वो काय को देख रही थी, जो देखकर काय थोड़ा सा कंफ्यूज था पर उसकी आंखों में उसको कुछ भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना चालू कर देती है, जो देखकर काय थोड़ा सा कंफ्यूज सा था। जिसके बाद जो ये फर्स्ट एग्जाम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और गोल्ड यहाँ उन सभी के हार्ड वर्क के लिए उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता है और वो बताता है कि जो उनका नेक्स्ट टेस्ट है उसके अंदर वो उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे और इसके अलावा जितने लोग यहाँ पर फेल हो चुके हैं वो अगली बार ट्राई करें। और ये कहकर वो उन्हें यहाँ से भिजा देता है। कई सारे लोग परेशान थे क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से पिटे थे और उन्हें यहाँ पर अब कोई मौका भी नहीं मिलने वाला था। और गोल्ड कुछ आगे बोल पाता उससे ही पहले रेड वहाँ पर उसे रोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो यहाँ पर तुरंत ही चालू होने वाला है, क्योंकि जो रेड है वो पर्सनली उसे यहाँ पर लीड करेगा। और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक और हैरान से रह गए थे क्योंकि उन लोगों के सामने कलरिस्ट रेड खड़ा हुआ था और इसके बारे में बताया जाता है कि ये शाइनिंग सिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कलरिस्ट है और ब्लैक लैंड के अंदर जितने भी सब्सिक्यूशंस होते हैं रेड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर है वो इतनी ज्यादा इंसेन है कि जो इसके एलाइज है वो भी इसके साथ काम करने में थोड़े से झिझकते हैं। और अगर ये यहाँ ये टेस्ट लेने वाला है तो इस चीज के अंदर कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पर कोई भी पास हो पाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान से हो गए थे। गोल्ड ये देखकर उसे कहता है कि तुम इस चीज के लिए श्योर हो, क्योंकि अगर कैप्टन को इसके बारे में पता चला तो वो जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं, क्योंकि अचानक ही तुम एग्जाम को अचानक खुद से आकर बदल रहे हो। तो वो कहता है कि चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे ही वो मुझे हमेशा तो डांटते ही रहते हैं ना। और वो एग्जामिनीज को बताता है कि जो ये टेस्ट है वो काफी ज्यादा सिंपल है कि तुम्हें बस यहाँ पे एंड्योर करना होगा। और ये कहकर वो अपनी रेड फ्लेमिंग एनर्जी को रिलीज करना चालू करता है बिल्कुल किसी सूरज की तरह, जिस वजह से जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे वो उसकी गर्मी की वजह से परेशान होना चालू हो जाते हैं। रेड
ने उन सभी को ऑर्ब के अंदर कवर कर दिया था जिनके अंदर वो अपनी एनर्जी को इम्प्लाई कर रहा था। और वो बताता है कि मैंने तो कुछ सर्टन रीजन के जो एनवायरमेंट है उसे यहाँ पर फिर से रिक्रिएट किया है, जो कि मैंने खुद एक बार एक्सपीरियंस किया था और वो सच में काफी ज्यादा गर्म था। और ब्लैक लैंड के अंदर ऐसे कई सारे एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स हैं जहाँ पर इंसान बड़ी मुश्किल से वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। कई सारी जगह जो कि लावा से भी ज्यादा गर्म है, कुछ ऐसी जगह जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर खड़े रहने में भी अजीब सा लगता है। और अगर इनसे उन्हें कंपेयर किया जाए तो ये बस कुछ गर्म तवे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये टेस्ट काफी सिंपल है, तुम्हें इसे इंड्योर करना होगा जिससे तुम यहाँ पर पास कर सको। और अगर तुम इसे भी यहाँ पर नहीं सह सकते तो तुम्हारे अंदर जरा से भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम इसके साथ यहाँ पर शुरू कर सको। वो लोग परेशान थे, वो कहते हैं कि गर्म है, गर्म बहुत ज्यादा गर्म है, आखिर ये बस एक गर्म तवा कैसे हो सकता है? क्या सच में ब्लैक लैंड के अंदर इस तरह की कोई जगह होती है? ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल है। जो मेरी एबिलिटी है वो उसकी जरा से स्क्रैच तक नहीं दे पा रही, आखिर मैं यहाँ पर जरा सा भी होल्ड बैक कैसे कर सकता हूँ? और गोल्ड रेड की एनर्जी देखकर सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस था। वो कहता है कि भले ये यहाँ पर ट्रेनिंग को लैक करता है पर फिर भी जो इसका अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल है वो काफी ज्यादा कमाल का है। इसके स्किल्स काफी ज्यादा इंसेन है। देखो इसने कितने सारे लोगों को बैरियर्स के अंदर कवर कर रखा हुआ है, पर फिर भी जिसका कंट्रोल है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जैसा कि मुझे एक एस रैंक के आदमी से उम्मीद करनी चाहिए थी जो कि अपनी पीक तक पहुंच चुका है, पर वहीं एक और के ऊपर क्रैक्स पड़ना चालू हो जाते हैं। और वो और जो पहले रेड था अब वो पूरी तरह से ब्लू हो गया था। उसके ऊपर जो क्रैक्स थे वो बढ़ते चले जा रहे थे और कुछ ही देर में वो फटता है और एली उसके अंदर से बाहर आ जाती है। रेड भी ये देखकर सरप्राइज था। वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। क्रे फैमिली की जो पावर है वो सच में काफी ज्यादा इंसेन है। ये नेचुरली इस चीज को काउंटर कर रही है और इसके बाद भी तुरंत ही ये इसे तोड़कर यहाँ पर बाहर आ गई। सच में ये लड़की तो यहाँ पर एक रियल पोर्ट्री जी कहलाना डिजर्व करती है। पर इस सब के अलावा आखिर वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है कि अभी भी वो यहाँ होल्ड करे हुए है और वो काय को देखता है जो कि बड़े आराम से वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि देखो तो इसे तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, पर देखा जाए तो मैं शुरुआत से भी इसके बारे में कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर अंदर से काय तो बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था। वो परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ, आखिर मैं क्या करूँ? मेरा जितना भी कलर था मैंने ज्यादातर अपनी प्रीवियस फाइट के अंदर लगा दिया। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अपने पास थोड़ा बहुत बचा कर रखता। पर डैम इट, मैं जितना ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ उतने ज्यादा जल्दी से मेरा कलर यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा पूरा का पूरा कलर यहाँ पर लीक हो जाएगा। और अगर लोगों को दिख गया कि मैं कलर लेस हूँ तो सब लोग यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और अगर मैं लकी रहा तो बस मैं कोई एक लैब रेड बनकर रह जाऊंगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पर वो कंफ्यूज था कि मैं इस समय पर भी यहाँ पर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। पर तभी उसे एक आइडिया आता है, क्या वो यहाँ पर सच में इस ऑर्ब को एब्जॉर्ब कर सकता है? क्योंकि देखा जाए तो जो ये बैरियर है वो खुद एक कलर से बना हुआ है और अगर ये चीज पॉसिबल हो सकती है तो शायद वो इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अभी उसे खुद भी अपने एब्जॉर्प्शन स्किल की लिमिट के बारे में नहीं पता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर सकता है। इसलिए वो ऑर्ब के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ये गर्म है पर फिर भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे यहाँ पर ये ट्राई करना ही होगा। और जैसे वो उसे एब्जॉर्ब करना चालू करता है तो अचानक यहाँ पे एक रिएक्शन चालू हो गया था और वो जो डार्क एनर्जी थी वो उस रेड ऑर्ब को यहाँ पे एब्जॉर्ब करना चालू कर चुकी थी। और बस केवल उसी की ऑर्ब को नहीं बल्कि आसपास के जितने भी रेड ऑर्ब्स थे उन सभी की एनर्जी को भी यहाँ पे वो कंज्यूम करने लगी थी। और वो सभी देखते हैं कि उसके अंदर से जो काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी वो उसके आसपास की जितनी भी रेड एनर्जी थी उसे पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है। और वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा डार्क ऑर्ब बन गया था। गोल्ड भी ये देखकर कंफ्यूज था कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और रेड इसे देखकर कहता है कि जरा देखो तो सच में इस बार हम लोगों को एक काफी ज्यादा बड़ा पागल मिला है। और काय अपने अंदर की डार्क और रेड एनर्जी को यहाँ पर कंज्यूम करने में लगा हुआ था और कुछ ही देर के बाद जैसे वो उसे पूरी तरह कंज्यूम कर चुका था पूरे में शांति छा जाती है। और भले ही वो ऊपर से शांत था पर अंदर से वो अभी भी काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था। वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर दिया। फिर एली आगे कहती है कि जो ये एग्जाम है वो मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, पर अचानक उसके सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जिसको देखकर वो कंफ्यूज थी। और वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को प्रूव करना चाहती थी जिससे मैं अपनी फैमिली के नाम को और ज्यादा बढ़ा सकूं। पर फिर भी मैं यहाँ पर सच में एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जिसके पास एक ऐसा कलर है, वो चीज पॉसिबल हो भी सकती है क्योंकि जो इमरजेंसी है वो एक न्यू कलर की है और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और भले ही ये काफी ज्यादा हल्की है पर एक एंग्शियस सी फीलिंग है जो कि मेरे अंदर है जिसको मैं रोक नहीं पा रही, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर मैं इस तरीके से पली हूँ जिससे मैं हमेशा ही बेस्ट लेकर आऊँ, इसलिए मैं किसी के भी पीछे बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और इसके अलावा न ही मैं अपनी बड़ी बहन को बिल्कुल भी उदास कर सकती हूँ। पर ये इंसान काय ये कुछ जरूर से ज्यादा ही ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर कि अगर मैं काफी सीरियस भी हो जाती हूँ तब भी मुझे नहीं लगता कि शायद मैं यहाँ पर उसके सामने जीत पाऊंगी। और इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं सही तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, जो कि बस ताकत अकेली नहीं है। आखिर आखिर वो क्या
है। और वहीं वो काय को देखकर सोचती है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या है, पर अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर तभी अचानक एक काय के कंधे पर एक हाथ आता है जो कि रेड का था, और वो उससे कहता है कि सच में कि ये ब्लैक कलर की एक एबिलिटी है जो कि अभी अभी तुमने मुझे दिखाई थी। इसका जो ऑरा है वो अकेला ही सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसने अपने आसपास की जितनी भी एनर्जी थी उसे पूरे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और वो लोग वहाँ पर रेड को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज से थे, वो सभी बस उसकी तरफ ही देख रहे थे। जहाँ पर वो आगे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से देखकर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि मैं अपने आप को होल्ड बैक ही नहीं कर पाया, और क्या तुम मुझे ब्लैक के बारे में और कुछ बता सकते हो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, इसलिए क्या हम लोग अकेले में जाकर बात कर सकते हैं जिससे ये प्राइवेसी हम दोनों के बीच में बनी रहे। काय थोड़ा कंफ्यूज था, वो कहता है क्या पर फिर एग्जाम, वो कहता है कि इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी जिस तरीके की तुम्हारे लेवल्स है तुम आसानी से पास कर सकते हो, मैंने सही कहा ना। ये देखकर वो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि सच में यहाँ पर मैं अकेला स्टैंड आउट कर सकता हूँ, यानी आखिरकार मैं सच में एक पॉइंटर बन सकता हूँ। और दूसरी तरफ गोल्ड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि रेड तुम बेवकूफ कहीं के, तुम फिर से चीजें खुद से करने में लगे हुए हो, अभी यहाँ पर एग्जाम चल रहा है। पर वो कहता है कि हे इस तरीके से पागलों की तरह चिल्लाओ मत, सॉरी मुझे माफ करना, मैं बाद में तुम्हें इस चीज की पे बैक जरूर करूंगा, पर अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि मुझे पूरा करना है, तो चलो उसके बाद आते हैं। गोल्ड कहता है कि सभी लोग ध्यान दो, जो कि यहाँ पर हुआ है उस चीजों को छोड़कर चलो फिर से हम लोग यहाँ पर एग्जाम को तुरंत ही चालू करते हैं, एक एक्सपेक्ट को छोड़कर जो कि नंबर 17 है, जिसने यहाँ पर खुद से ही इस बैरियर को तोड़ दिया था। बाकी सभी लोगों को यहाँ पर एडिशनल एक टेस्ट देना होगा, पर एली का ध्यान तो बस काय के ऊपर ही लगा हुआ था, जो कि वहाँ पर रेड के साथ एक कोने के अंदर जा रहा था। और हमें उसके बाद एक दरवाजा खुलता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि रेड काय को एक जगह पर लेकर आ गया था। वो वायलेट से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर वेट करो, और बेचारा रेड उसके सामने जो था उसको देख उसके चेहरे का रंग वैसे ही उड़ा हुआ था। वो घबराते हुए कहता है मुझसे ये मत कहना कि ये मुझे वहाँ पर इंक वेस्ट फैक्ट्री के अंदर लेकर आया है जिसके अंदर मुझे फेंक दिया गया था। यानी रेड काय को उसी जगह पर लेकर आ गया था जहाँ पर उसे ये पावर मिली थी और वो इंसिडेंट हुआ था। और वो काय को बताता है कि कुछ समय पहले यहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा सा हादसा हुआ था। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज सा था, और वो बताता है कि 2 पॉइंटर्स थे जिनका जो ओरिजिनल कलर था वो पूरे से कलर लेस के अंदर बदल गया था। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा था जिस तरीके से वहाँ पर विटनेस बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा बड़े से क्रीचर को देखा है, और फिर ज्यादा समय नहीं हुआ और तुम यहाँ पर अपीयर हो गए, एक पहला इंसान जिसके पास ब्लैक कलर की एनर्जी है, क्या सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। का ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था, और रेड घूर कर उसकी तरफ देखकर कहता है कि एक ऐसी पावर जो कि दूसरे कलर्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकती हो, सच में ये तो काफी ज्यादा फोरसाइट एबिलिटी है। ये देखकर काय घबराया हुआ था, नीचे की तरफ देख रहा था, पर अंदर से वो काफी ज्यादा परेशान सा होते हुए कहता है इसे शुरुआत से ही पता है कि वो मेरी वजह से हुआ था, पर क्या मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, ये चीज पूरे से नामुमकिन है, ये कलरिस्ट हीरोज में से एक है, इससे बचना पूरे से नामुमकिन है। और इसी वजह से काय काफी ज्यादा परेशान चुपचाप से वहाँ पर खड़ा हुआ था। ये देखकर रेड हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता था, पर तुम्हारा ये ऑनेस्ट रिएक्शन देखकर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अरे यार तुमने पूरा मजा किरकिरा कर दिया। देखो जो मेरा काम था वो ये पता लगाना था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो जो तुम्हारी एबिलिटी है उसके अंदर मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंटरेस्ट है, भले ही अपने आप में एक ब्लैक कलर हो या फिर ये एक ऐसी पावर हो जो कि तुमने यहाँ पर इस्तेमाल करी है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। कलर्स की जो पावर होती है वो देखने में काफी ज्यादा सिंपल होती है, पर नॉर्मली उन्हें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ जो तुम्हारी एबिलिटी है वो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस है उन सभी को पूरे से इग्नोर करती है, और वो देखने के बाद जो कि सेकंड एग्जाम के अंदर हुआ था, लगता नहीं है कि तुम इसे सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और पूरी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना वो भी इसका एक हिस्सा है, मैंने सही कहा ना। तो काय उसके बारे में समझाने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि चलो हम लोग इसका एक टेस्ट लेकर देखते हैं। काय थोड़ा कंफ्यूज था, कहता है क्या। रेड कहता है कि मैं तुम्हारी इस एबिलिटी को देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितना ज्यादा आगे बढ़ सकती है, आखिर ये कैसी महसूस होती है, आखिर ये काम कैसे करती है, तो चलो आगे बढ़ो, मेरी यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। और ये कहकर रेड अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर काय काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो कहता है क्या नहीं ये काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हो गया तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। पर वो हंसते हुए कहता है कि तुम एक रूकी होने के बाद मेरे लिए इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो, इतना ज्यादा मत सोचो, चलो इस चीज को ट्राई कर देखो। पर काय काफी ज्यादा अभी भी घबराया हुआ था, और हमें बताया जाता है कि जो ब्लैक है वो ब्लैक लैंड को सिंबलाइज करता है, एक ऐसे कलर को रिप्रेजेंट करता है, एक ओमनियस एनर्जी जो कि हर एक चीज को अपने अंदर डिवावर कर सकती हो, और इस तरीके की काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को बिना चेक करे हुए यहाँ पर छोड़ देना, जिसका अपने ऊपर खुद भी कोई कंट्रोल नहीं हो, सच में ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल है। और ये चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आखिर ये इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, और ये यहाँ पर शाइनिंग सिटी की फाउंडेशन को पूरी तरह से हिला कर रख सकता है। और भले ही लोग अभी तक इसके बारे में ज्यादा ना जानते हो, पर कई सारे ह्यूमनॉइड क्रीचर्स है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अगर तुम कभी उनका सामना करते हो काय, और इससे भी बुरा ये हो सकता है कि अगर तुम उनमें से एक बन जाते हो तो हमें तुम्हारा भी सामना करना होगा। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद काय कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, जिसके बाद वो रेड का हाथ पकड़ते हुए कहता है तो चलो इस चीज को ट्राई करते हैं, पर अगर यहाँ पे कुछ भी गलत
हो जाता है तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ठीक है ना। और ये कहकर वो यहाँ पर रेड के अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। एक काफी ज्यादा पावरफुल सेक्शन जो कि रेड के अंदर से काय की तरफ जा रहा था, वो यहाँ पर इस चीज को महसूस कर रहा था कि वो रेड की एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब किए जा रहा है। पर अगले ही पल उसे इसकी वजह से तकलीफ होना चालू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से वो पूते से जल रहा हो। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसे तुरंत ही रोको, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी पिघली हुई लावा मेरे शरीर के अंदर बॉयल कर रही हो। ये काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी, ये इतनी ज्यादा खतरनाक पावर। और काय रेड को इस तरीके से इमेजिन कर रहा था जैसे कि वो कोई भगवान हो जिसके सामने उसकी एनर्जी कुछ भी नहीं है। और वो सोचता है कि ये रेड का कलर है और इसी वजह से ये एक हीरो कहलाता है। पर रियल में रेड बिल्कुल उसके सामने शांत सा खड़ा हुआ था और यहाँ पर काय अपने घुटनों के बल आ गया था। और रेड सोचता है कि ये बिना रुके लगातार खींचता चला जा रहा है जैसे कि ये काफी ज्यादा भूखा हो। पर इस सबके बाद भी शायद ये इसीलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा मेच्योर है। पर जो ताकतवर लोग है इस एब्सॉर्प्शन को यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकते हैं, पर फिर भी जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो हम लोगों ने एग्जाम के अंदर देखा था वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं सच में ये देखना चाहूंगा कि जो एब्जॉर्ब्ड कलर है उन्हें आखिर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और वो चीज को देखता है कि काय के ऊपर काफी डार्क रेड एनर्जी ग्लो करना चालू हो चुकी थी। एक अजीब तरीके का आर्मर जैसे कि वहाँ पर पूरे में फैल रहा हो। और अगले ही पल काफी ज्यादा डार्क और रेड एनर्जी पूरे में काफी ज्यादा धमाके के साथ फैल जाती है। ये देखने के बाद रेड पीछे की तरफ सरकते हुए चला गया था। वो कंफ्यूज था और वो काय को देखता है जिसके ऊपर एक अजीब तरीके का रेड ब्लैक कलर का आर्मर सा आ गया था। वो भी अपने आप को देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था। रेड सोचता है कि अगर मुझे इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं होता तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये एक क्रीचर है। इसका मतलब सच में तुम सच में उस एसिडेंट के पीछे हो। और रेड आगे सोचता है कि अभी भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मुझे तुम्हारे अंदर से पता लगानी है। पर सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर की आग है उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। उससे पहले कि तुम यहाँ पर और भी ज्यादा रैम्पेज मचाओ, मुझे यहाँ पर तुम्हें शांत करना होगा। पर वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल करता उससे ही पहले वो रुक जाता है क्योंकि काय यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था। और काय के अंदर के प्रोस्पेक्टिव से हमें दिखाते हैं कि वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी एनर्जी कहती है कि ये कलर काफी ज्यादा इंसेन है, इसे और लेकर आओ, ये काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है, तुम्हें यहाँ पर होल्ड करने की जरा भी जरूरत नहीं है, मुझे और चाहिए, ये काफी ज्यादा गर्म है, इसे एक्सेप्ट करो। काय कहता है कि फिर से वही आवाज, आखिर ये फिर से मेरे अंदर फिर क्यों गूंज रही है। और वो आवाज कहती है कि और लेकर आओ, मुझे इसकी और जरूरत है, तुम इसे यहाँ पर रोक क्यों रहे हो, ये और ज्यादा बर्बाद हो रही है। पर वो उससे कहता है कि चुप हो जाओ, अपनी बकवास को बंद करो। पर वो एनर्जी काय के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी जिस वजह से उसकी जो आंखें थी वो भी यहाँ पर लाल होने लगी थी। पर काय अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है कि चुप हो जाओ और मेरे पैरों के नीचे रहो। और ये कहते थे जो वो आर्मर था उसे यहाँ पर वो कुचल देता है और पूरे में जो एनर्जी थी वो पूरे में फैल जाती है। और रेड भी ये देखकर सरप्राइज था कि काय ने किस तरीके से अपनी ओवरवेलमिंग एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। और वो कहता है कि काय लंबी लंबी सांसें लेते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा इंसेन था, मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। पर आखिर क्या वजह थी जिस वजह से मैं अचानक यहाँ पर बेजर्क होने वाला था, और वो भी सारे लोगों को छोड़कर एक कलरिस्ट के सामने। जिसके बाद वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में और ज्यादा जानना जरूरी है। और काय बताता है कि मैं यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ा गया क्योंकि वो पावर जो कि मुझे यहाँ पर मिल रही थी वो इससे काफी ज्यादा ताकतवर है जितनी की मैंने सोची थी। पर फिर भी मैंने यहाँ पर उसे कंप्रेस कर लिया तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैंने सही कहा ना। रेड भी उसको देखकर कहता है कि बिल्कुल, ये सच में काफी ज्यादा मजेदार था क्योंकि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें तो रिस्क लेना ही होगा। और इसलिए रेड उससे कहता है कि ठीक है, इस टेस्ट के लिए काफी है। पर इस सब के अलावा क्या तुम्हें चीज के बारे में पता है कि मुझे यहाँ पर असाइन किया गया था इस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिली थी तो मुझे यहाँ पर कल्प्रिट को ढूंढना था कि आखिर ये किसने किया है। और मेरी नजरों के सामने वो इंसान खड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा शक कर सकता हूँ। जैसे काय ये सुनता है वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। और वो आगे बताता है कि ऐसे और भी कई सारे लोग हैं जो कि इस केस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जिसके बारे में तुम्हें लगा भी नहीं होगा। और अब क्योंकि तुम सभी लोगों के सामने आ चुके हो और जैसे ही तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलना चालू होंगे कि जो तुम्हारी एबिलिटी और कलर है, तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी कि उन्हें इसके बारे में पता न लगे कि ये तुमने किया था। और भले ये सिटी के स्ट्राइक में हुआ है पर फिर भी जो ये डैमेज है वो अकेला ही कई सारे 700 मिलियन की कॉस्ट रखता है। तो क्या तुम इसे कवर कर सकते हो? और तुम पैसे को ही भूल जाओ, अगर सिटी की जो लीडरशिप है उन्हें ये सोच लिया कि जो तुम्हारी एबिलिटी वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है तो शायद वो तुम्हें यहाँ पर खत्म भी कर सकते हैं या फिर तुम एक लैब रेड बना ले। ये सुनने के बाद काय परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहाँ पर हार चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो परेशान था कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी
तभी रेड कहता है कि इस सब के अलावा अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ चलते हो तो शायद मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। काय बिना हेजिटेशन के उसके सामने झुकते हुए कहता है कि ठीक है, प्लीज मेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। रेड कहता है कि पहले सारी चीजें सही तरीके से सुन लो, मैंने ऐसा कहा नहीं है कि मैं सारी चीजें तुम्हारे लिए पूरे से ठीक कर दूंगा। इसके बदले में कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर करनी होगी, तो क्या तुम उन्हें हैंडल कर सकते हो? तो वो घबराते हुए सोचता है कि यहाँ पर जिस तरीके का डैमेज हुआ है उसके अंदर जिस तरीके के पैसे लगने वाले हैं या फिर किसी तरीके का लैब एक्सपेरिमेंट बनने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर उनके लिए जो चाहे वो सब कर सकूं। इसलिए वो कहता है कि बिल्कुल आप जो कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और रेड एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है क्या कुछ भी करने के लिए तैयार हो? जिसके बाद हमें वेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रीचर वहाँ पर बैठा हुआ था, पर अगले ही पल वहाँ पर टायरों की आवाज के साथ जल्दी से डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। और हमें काय दिखता है जो कि बाहर देखते हुए काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इतनी ज्यादा दूर कभी आया हूँ। और हमें काफी ज्यादा बड़ी सी ट्रांसपोर्ट शिप को दिखाया जाता है जिसके नीचे काफी ज्यादा खतरनाक से पहिए लगे हुए थे और वो बस अपने नजारों पर ध्यान दे रहा था। पर तभी गेल उससे कहता है कि हे ब्लैक हेयर, तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस सा महसूस करवा रहे हो, इसलिए इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। पर वो सोचता है कि हे आखिर मैंने कहा क्या है, और साथ ही वो सोचता है कि मैं सच में यहाँ पे पॉइंटर की वर्क को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी तरीके की चीजों की उम्मीद करनी चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर गेल और एली थे और वो उन दोनों को देखकर सोचता है तो अच्छा, यानी ये दोनों मेरे टीम मेंबर्स हैं। पर आखिर सच में यहाँ पर ये हो क्या रहा है? और हमें काय का रेड के साथ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर काय थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी एक्सप्लोरेशन टीम को यहाँ पर ज्वाइन करूँ? वो कहता है कि बिल्कुल, कुछ ऐसी जगह है जो पूरे अनएक्सप्लोर एरिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर मेरी मदद करो। काय कंफ्यूज था। वो कहता है कि हे इस तरीके का चेहरा मत बनाओ, तो वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे, इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी न्यू रिक्रूट्स है जो कि यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं उन सभी को भी यहाँ पर तुम्हारे साथ भेजा जाएगा। क्रॉप जल्दी ही यहाँ से जाने का जो प्लान है वो सभी लोगों के सामने अनाउंस करेगा और जो डिटेल्स है वो तुम्हें बता दी जाएंगी, इसलिए तुम सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, तो जो जगह मैं तुम्हें बताई है सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाना। और ये कहकर रेड वहाँ से चला जाता है और अगले ही पल वो यहाँ पर उन लोगों के साथ था और वो सोचता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो ये लोग पहले से यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। और रेड के एग्जाम के प्रोसेस के अंदर जो इंटरफेरेंस था तो उसकी वजह से चीजों को फेयर रखने की वजह से सभी लोगों को एक और यहाँ पर शॉट दिया गया था और इसी वजह से कई सारे ताकतवर लोग जो कि इस एक्स्ट्रा टेस्ट की वजह से यहाँ पर पास हो गए और गेल भी उन्हीं लोगों में से एक था। और इसके अलावा एलिया ने यहाँ पर खुद से ही रेड की टीम को ज्वाइन करने का फैसला लिया था। गेल वहाँ पर बैठा हुआ कहता है कि मुझे सच में चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर क्लूलेस पंख की वजह से एम्बेरेस महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझे वहाँ पर बस इसलिए हरा दिया था क्योंकि मेरा गार्ड डाउन था, पर अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगली बार बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि किस्मत तुम्हारे साथ होगी। जैसे ये एक्सप्लोरेशन यहाँ पर खत्म होगा तो बस देखना मैं तुम्हें पूरे से खत्म कर दूंगा। अगर लेडी लेवियन यहाँ पर नहीं होती मेरे पीछे तो मैंने तो अब तक तुम्हें यहाँ पर पूरे से कुचल कर रख दिया होता। पर तभी एली उसे टोकते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, क्या तुम फिर से यहाँ पर एक ही बार में बेहोश होना चाहते हो? तुम बस यहाँ पर फालतू में ही अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हो। काय तुम्हारे लीक से कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऊपर है। ये सुनकर वो कहता है क्या? और काय सोचता है कि शायद ये सच में यहाँ पर मेरी मदद कर रही है। पर तभी वो कहती है कि वो मैं रहूंगी जो कि काय को सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज करेगी। ये सुनने के बाद वो शौक था और वो आगे कहती है हम लोगों का यहाँ पे एक आई कांटेक्ट हुआ था और हम दोनों इस चीज के लिए एग्री करे थे। और ये सोचकर वो कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा कब हुआ। और वो आगे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो चुपचाप से अपनी बारी का इंतजार करो। और उन लोगों को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर काय कंफ्यूज था। वो सोचता है कि आखिर यार मैं यहाँ पर कहाँ फंस गया। और वो रेड के बारे में सोचते हुए कहता है क्या तुम चीज के लिए श्योर हो कि यहाँ पर ये चीज काम करेगी? और वो शिप ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट तक वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर सभी लोग उसके अंदर से उतरना चालू हो चुके थे। काय और उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ से उतर रहे थे। और वो सोचता है क्या ये एक आउटपोस्ट है? जब भी मैं अकेले ब्लैक लैंड के अंदर गया था तो मैंने बस दूर से देखा था, पर मुझे चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई एस क्लास की क्रॉप के अंदर भी सच में इस तरीके की चीजें होती होंगी, इतना बड़े सप्लाई सेटअप और सारी चीजें। पर तभी एक उंगली उसके गाल पर रखाती है और वो कहती है कि हे आखिर तुम इस तरीके से स्पेस आउट कहाँ हो रहे हो? ये देखकर वो खुश हो गया था। कहता है कि मारी तुम भी यहाँ पर हो? वो कहती है कि बिल्कुल, ये तुम्हारा पहला मिशन है तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था। और साथ ही नीरो भी यहाँ पर है। जैसे नीरो उसके कपड़ों से बाहर आता है तो वो जल्दी से काय के पास आकर खुश हो गया था। वो कहता है कि तुम्हारा नीरो का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि बिल्कुल, नीरो तुम्हारा ही नहीं मेरी भी एक फैमिली है और इसके अलावा एक एस रैंक के क्रॉप को ज्वाइन करना सच में ये मेरे लिए भी एक काफी ज्यादा कमाल की अपॉर्चुनिटी है। मेरे जो स्किल्स है वो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा काम आएंगे। इसकी वजह से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद अनाउंस कर सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है क्योंकि वो बता रहा था कि जितने भी लोग हैं सभी आ जाएं क्योंकि ब्लैक लैंड के अंदर वो लोग
लोग जल्दी ही जाने वाले हैं। ये देखकर वो मारी से कहता है कि ठीक है, अब तुम नीरो का यहाँ पर ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है, पर कोई भी गलत हरकत मत करना जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। तो वो उससे कहते चलो ठीक है नीरो, अब हम लोगों को भी यहाँ से चलना चाहिए। पर नीरो उसके हाथ से झटक जाता है और वहाँ पर जल्दी से काय की तरफ भाग जाता है। और वो ये देखकर नीरो को आवाज दे रही थी, पर अचानक ही नीरो काय की शेडोज के अंदर जाकर डिसअपीयर सा हो गया था। ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा शौक और हैरान सी रह गई थी कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर काय से क्या बोले। और वो काय को आवाज देती है, पर काय तो भीड़ में जाकर गुम हो गया था। इस वजह से अब वो परेशान हो रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे। जिसके बाद हमें ब्लैक लैंड का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर जितने भी पॉइंटियर्स और कलरिस्ट थे वो सभी अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और एक ऑरेंज बालों वाली लड़की थी जो कि सभी लोगों को बता रही थी कि जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों को अपनी सुरक्षा सबसे पहले करनी होगी, क्योंकि ये उन लोगों का पहला मिशन है। और इसके अलावा जो एरिया 21 है वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है कि एक अननोन डेंजरस क्रीचर है। और इसके अलावा वहाँ पर एक ए रैंक के क्रीचर की लाश भी मिली थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर तभी एक लड़का एरेनिका के पास आता है और वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो वो पूछती कि क्या हुआ। वो बताता है कि रेड अपने साथ कुछ न्यू रिक्रूट्स को लेकर गया है और उन्होंने असाइंड फॉर्मेशन को भी यहाँ पर छोड़ दिया है, जिसको यहाँ पर उन्हें परमिट किया था। ये सुनकर वो घबरा गई थी और वो कहती क्या सच में। तो वो कहता है कि हाँ ये चीज सच है और एरेनिका की साइड यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि सच में वो इंसान यहाँ पर फिर से दिक्कत खड़ी करने वाला है, इसलिए प्लीज सीनियर जितने भी रूकीज है उन्हें फिर से यहाँ पर सेफली लेकर आ जाना। और हमें दूसरी तरफ ब्लैक लैंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग अंदर आ चुके थे, यानी रेड, काय, गेल और एली। काय रेड से कहता है ऐसा लगता है कि जो हमारी बाकी टीम है वो तो कहीं और जा रही है। रेड कहता है कि बिल्कुल, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो उससे अलग है और इसके अलावा जितने भी रूकीज है वो सभी एक साथ हैं। और काय थोड़ा कंफ्यूज था। वो लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर साथ में क्यों आए हो। रेड ने तो मुझसे कहा था कि वो अकेले मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। गेल गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान के पीछे रह जाऊंगा। और केली भी कहती है कि रेड की जो ट्रेनिंग है वो ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी को भी ऐसे भी मिल जाए। तो चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें अकेले ये सारी चीजें खुद से ले लेने दूं। और वो भी उसे बताता है कि मेरा भी कोई प्लान नहीं था कि मैं अकेले तुम्हें यहाँ पर हैंड फीड करूं, पर मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम्हें कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो चलो अब बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ना चालू करते हैं। और काय काफी परेशान था। जिसके बाद हमें उन क्रीचर्स को खत्म करता हुआ दिखाते हैं जहाँ पर वो तीनों उन क्रीचर से लड़ रहे थे और रेड उन्हें यहाँ पर उजाला दिखा रहा था। क्रीचर्स उनके ऊपर हमला करते हैं पर एली बड़े आराम से अपनी तलवार के साथ उसे यहाँ पर खत्म कर देती है। वो सोचती है तो अच्छा ये है ब्लैक लैंड, इस जगह पर सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल है और जो क्रीचर्स है वो लगातार आते जा रहे हैं और ये एक रियल फाइट है जो कि ट्रेनिंग से काफी ज्यादा अलग है। तो मुझे अपनी एनर्जी को यहाँ पर बचा कर रखना होगा, अगर ये पूते से वेस्ट हो गई तो मैं यहाँ पर सच में काफी ज्यादा जल्दी हार जाऊंगी। और ये चीज काफी अच्छी होगी कि मैं आगे के बारे में सोच के चलूं। और वहीं उसका ध्यान काय के ऊपर जाता है जो कि अपने हाथों से मॉन्स्टर्स को मार रहा था। और वो ये देखकर कहती है कि कम से कम ये तो रहेगा कि मैं काय से पीछे नहीं रहूंगी। और वहीं पर वो उसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ देखने के बाद शौक और हैरान सी रह गई थी। और वो उससे कहती है कि इस सब के अलावा काय, आखिर तुम यहाँ पे एक स्पॉटर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ये सुनकर काय थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि असल में मेरे पास ये है ही नहीं। ये सुनकर वो कंफ्यूज सी रह गई थी। और वो आगे बताता है इस सब के अलावा वो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं और मुझे ये पता भी नहीं है कि आखिर मैं उसे कहाँ से लूँ। ये सुनकर वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान थी और गेल भी बहुत ज्यादा शौक से रह गया था। वो कहता है कि आज से पहले मैंने कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। और वो कहती क्या तुम सच में इस चीज के लिए सीरियस हो, तुमने कभी एक भी इस्तेमाल तक नहीं किया। जिसके बाद हमें स्पॉटर्स के बारे में बताया जाता है कि असल में ये वो वेपन्स होते हैं जो कि पॉटर्स के लिए क्रीचर से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं और किसी भी क्रीचर को खत्म करने के लिए उसके अंदर तुम्हें इनको को मिक्स करना होता है। पर ये इंसान तो यहाँ पर बस केवल अपने हाथों से ही उन्हें यहाँ पर खत्म कर रहा है। और ये जानने के बाद गेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिस वजह से उसका शरीर कपकपा रहा था। और वो सोचता है और उसके बाद भी मैं उस इंसान के खिलाफ यहाँ पर हार गया जिसने कभी स्पॉटर इस्तेमाल नहीं किया और उसे मैं खरोच तक नहीं दे पाया। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि डैम इट काय, एक दिन सच में मैं अपने हाथों से तुझे कुचल दूंगा। और रेड ये देखकर सोचता है कि ये तो ज्यादा बुरा नहीं है कि दो जीनियसेस यहाँ पर एक की वजह से काफी ज्यादा फायर अप हो रहे हैं। ये मोटिवेशन के लिए सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और वो लोगों से कहता है कि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं, तो चलो अब आगे बढ़ना चालू करते हैं। और वो लोग धीरे धीरे करके और भी ज्यादा गहराई के अंदर चलते चले जा रहे थे जहाँ पर उनके सामने जितने भी क्रीचर्स आते हैं वो उन सभी को यहाँ पर मार कर खत्म कर देते हैं। पर काफी देर तक लड़ने की वजह से वो लोग थक गए थे। रेड कहता है कि अभी तक तो हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया तो अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना, पर चलो हम लोग यहाँ पर 10 मिनट का समय लेते हैं, तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। और गेल अपने पास से ग्रीन कलर की बोतल निकालते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने सारे कलर को यहाँ पर जला दिया है। और काय उसे देख रहा था और ये पर्सनल इंक है और ये स्पेशली केमिकल रिफाइंड होती है, एक ऐसे इंक जो कि कलर को रिस्टोर कर सकती है, एक एनर्जी को जो कि एक पॉइंटर का एसेंशियल आइटम होता है। और इन्हें पर्सनली बनाया जाता है जिससे ये पर्सन के यूनिक कलर को मैच कर सके। इसी वजह से ये सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। और वो दोनों को अपनी पर्सनल इंक पीते हुए देखकर कहता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा जलन
हो रही है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं इस तरीके से इन्हें यहाँ पर उड़ा पाता। इसलिए वो घूम कर क्रॉप की तरफ जाते हुए कहता है कि छोड़ो, लगता नहीं है कि वैसे ही मुझे चीज की जरूरत है। एली थोड़ी सी कंफ्यूज उसकी तरफ देख रही थी। वो कहती है कि काय, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही वो उस क्रॉप के ऊपर हाथ रखता है, थोड़ी देर में वो उसकी पूरे शरीर को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देखने के बाद उसके दोनों के दोनों दोस्त और भी ज्यादा कंफ्यूज से रह गए थे। और कुछ देर में उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है और वो पहले से और ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगा था। एली कंफ्यूज थी। वो ऑकवर्डली कहती है, काय, क्या तुम सच में पूरी तरह से ठीक हो? वो कहता है कि हाँ, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी कई बार ये सब कर चुका हूँ। वो कहती है, क्या तुमने क्रीचर को एब्जॉर्ब कर लिया? क्या इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है? और गेल भी हैरान होते हुए कहता है कि सच में ये इंसान पूरी तरह से पागल है, इसने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। रेड कहता है कि चलो अब ब्रेक खत्म हो गया, आगे बढ़ना चालू करो। और कुछ ही देर में वो लोग चलते हुए एक अजीब तरीके की ब्लैक ऑर्ब के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो किसी बैरियर की तरह लग रहा था। ये देखकर काय थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि ब्लैक बैरियर, आखिर ये क्या है? तो रेड उसे बताता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, क्या तुम ये देखोगे? और वो अपने पास अपनी रेड एनर्जी को उस ब्लैक बैरियर के ऊपर दे मारता है, पर वो जो एनर्जी थी वो उसके अंदर जाकर कंज्यूम हो जाती है और वो पहले से और ज्यादा ताकतवर सा घूमने लगा था। ये देखकर रेड कहता है, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? अगर हम लोग इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी के साथ ही और ज्यादा टफर हो जाता है। और जिस तरीके से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बिल्कुल तुम्हारी एबिलिटी की तरह है। मैंने सही कहा ना? इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो तुम्हारी पावर है इस बैरियर को यहाँ पर रिमूव कर सकती है। और इस बैरियर के अंदर पाथ ऑफ द रूइंस है और उस रूइंस के अंदर एक ऐसी चीज है, एक मिशन है जहाँ पर उसे ऑब्टेन करना जरूरी है और वो स्टेला फ्रेगमेंट है। ये सुनने के बाद काय शौक सा रह गया था, पर गेल और एली दोनों कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि स्टेला, आज से पहले मैंने कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। पर काय कंफ्यूज था। वो कहता है कि सच में? रेड कहता है कि असल में वो एक ऐसी चीज है जो कि शाइनिंग सिटी काफी लंबे समय से ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो मैं बाद में तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले हमें इस बैरियर को यहाँ पर खत्म करना होगा। इसलिए वो काय से कहता है, तो चलो आगे बढ़ो। काय आगे बढ़ता है और अपना हाथ बैरियर के ऊपर रख देता है और अगले पल जो डार्क एनर्जी थी वो उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है। वहाँ पर एक काउता बड़ा सा वॉर्टेक्स बन गया था और जो बैरियर था वो काउता तेजी से काय के शरीर के अंदर एंटर करना चालू कर चुका था। रेड ये देखकर सरप्राइज था। वो कहता है कि वाह, सच में ये चीज काम कर रही है। ये बैरियर धीरे धीरे कर गायब हो रहा है। इसलिए वो काय से कहता है कि सच में जो तुम्हारी पावर्स है वो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा काम आ रही हैं। पर अचानक ही वहाँ पर जगह हिलने लगी थी। ये देखकर वो कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके की वाइब्रेशंस हैं? आखिर ये इतनी ज्यादा आवाज की चीज क्या रही है? अगर हम लोग इतना ज्यादा शोर मचाएंगे तो जो क्रीचर्स है वो यहाँ पर दौड़े हुए आ जाएंगे। और अगले ही पल वहाँ पर पीछे से जोर की आवाज आना चालू हो जाती है और हमें दिखता है कि कई सारे क्रीचर्स उन लोगों के पीछे आ चुके थे। रेड उन लोगों से कहता तो लगता है कि यहाँ पर भीड़ आ चुकी है, तो चलो उन्हें दिखा दो। हम लोगों को इन क्रीचर्स को खत्म करना होगा जब तक काय इस बैरियर को हटा रहा है। तो चलो तुम दोनों आगे बढ़ो और इन सभी को खत्म कर दो। और वो दोनों ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने सामने की क्रीचर्स को काफी आसानी से खत्म करना चालू कर देते हैं। एली भी अपने स्टाइल में अपने आइस मैजिक के साथ बड़े ही आराम से उन क्रीचर्स को खत्म कर रही थी और वो दोनों इक्का तेजी से उन क्रीचर्स को मारने में लगे हुए थे। ये देखकर रेड कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है, जब यहाँ पर सच में जरूरत है। और वो कुछ ऑफ बनाकर अपने सामने आने वाले क्रीचर्स को बड़े ही आराम से लेजर के साथ शूट करके खत्म कर देता है। और वो सोचता है कि यहाँ पर रूकीज को लेकर आना भी सच में एक काफी ज्यादा अच्छी चॉइस थी। और ये चीज देखकर सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है कि ये खुद से ही सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और पीछे की तरफ काय अभी भी उस बैरियर को खत्म करने में लगा हुआ था, पर वहीं पर काय महसूस करता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आखिर मुझे बैरियर के अंदर से बिल्कुल एक जैसी पावर महसूस क्यों हो रही है? क्या ये इसी वजह से है क्योंकि ये भी ब्लैक है? पर मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी अपना फोकस नहीं खो सकता, वरना जो कलर है वो यहाँ पर मुझसे चुरा लिया जाएगा। फिर इस तरीके से जो पावर स्ट्रगल हो रहा है इसकी वजह से मैं और ज्यादा ताकतवर बन रहा हूँ। और थोड़ी ही देर के बाद जो बैरियर था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया गया था और वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी खाई थी जिसका कोई भी एग्जिट नहीं दिख रहा था। और काय रेड को बताता है कि जो बैरियर है उसे हटा दिया गया है। ये सुनकर वो कहता है कि सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। इसका मतलब जो मेरे इंस्टेंट्स कह रहे थे वो पूरी तरह से सही था। और वो उन दोनों से कहता है कि बैरियर हटा दिया है तो जल्दी से ये सब खत्म करके फिर से रिग्रुप करो। पर अगले ही पल रेड को एक अजीब तरीके का खतरा यहाँ पर महसूस होने लगता है, इसलिए वो जल्दी से फुल स्पीड में भागते हुए उन दोनों को कॉलर से पकड़ता है और पीछे की तरफ घसीटते हुए लेकर आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर हमें काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस दिखाए जाते हैं जो कि बचे हुए जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी को भी खत्म कर चुका था। उनका शरीर आसमान मोड़ रहा था और रेड उन दोनों को पीछे की तरफ लेकर आ गया था, जहाँ पर वो दोनों भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक और हैरान से रह गए थे। गेल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वहाँ पर जमीन में कई सारे क्रॉसेस बने हुए थे। रेड कहता है कि चीजें काफी ज्यादा अच्छे से जा रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पर हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एंटिटी घूम रहा है और बिल्कुल लगता है कि वही चीज है जो कि हम लोगों के सामने आ रही है। और अब देखकर लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर और समय हमारा काट सकते हैं। और एक टूटी हुई तलवार जो कि जमीन पर घिसटते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ रही थी।
और ये एक ह्यूमनॉइड क्रीचर था जिसके पास कई सारे अलग अलग हथियार थे और ये भी ब्लैक एनर्जी से बना हुआ था। और उसके जो लुक्स थे उनको देखकर लगता नहीं है कि ये यहाँ पर उन लोगों से दोस्ती करने के लिए आया है। इसलिए रेड उन लोगों से कहता है कि हे सभी लोग मेरी बात सुनो, तुम लोग सभी रूइंस के अंदर जाओ अभी के अभी। और वो ये कहकर अपनी लाइट ग्रे को दे देता है और कहता है कि अब नीचे जाओ, तुम लोगों को मिलकर यहाँ पर स्टेला फ्रेगमेंट को ढूंढना होगा। ये सुनकर ग्रे कंफ्यूज था। वो कहता है कि वैसे भी तुम लोग पूरे केपेबल हो कि तुम अकेले ये सब कर सकते हो, पर वो कहता है कि रुको, आखिर फिर तुम्हारा क्या होगा। पर वो कहता है कि यहाँ पर बातें करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। और ये कहकर वो उसे वहाँ पर धक्का देकर नीचे की तरफ फेंक देता है और वो तीनों ही तेजी से नीचे की तरफ गिरते चले जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि आखिर हम लोगों को वहाँ पर जाकर करना क्या होगा। और रेड अपने सामने के ह्यूमनॉइड क्रीचर को देखते हुए सोचता है कि लगता नहीं है कि जो ये लड़ाई है वो इतनी ज्यादा आसानी से खत्म होने वाली है। जिसके बाद रूइंस के अंदर का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर पूरे में अंधेरा फैला हुआ था। काय धी धी कर उठता है। वो कहता है कि काफी दर्द हो रहा है। जिसके बाद जब वो लाइट चालू करता है तो वो कहता है क्या क्या हम लोग रूइंस के अंदर हैं। पर जब वो अपने सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और जैसा उसने सोचा था वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वहाँ पर मॉडल सिविलाइजेशन की टूटी हुई बिल्डिंग्स दिखाते हैं और लगता है जैसे कि पूरी सिविलाइजेशन पूरी तबाह हो चुकी हो। और वो कंफ्यूजन के साथ कहता है कि आखिर ये जगह क्या है। और ये बड़ा सिटी से स्ट्रक्चर देखने के बाद जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वो तो ये सोचकर हैरान था कि सच में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी कर सकती है। पर वो ये शिकायत कर रहा था कि उसे सही तरीके से चीजें दिख नहीं रही हैं। पर तभी उसे एक आवाज आती है कि कंप्लेंट करना बंद करो और सामने की तरफ लाइट दिखाना चालू करो। का ये देखकर थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है क्योंकि जो उसके टीममेट्स थे यानी गेल और एली वो लोग पूरे से ठीक है। और वो एडमिट करता है कि वो यहाँ पर लोगों से अलग होने की वजह से थोड़ा सा डर गया था। और गेल उससे शिकायत करता है कि काय की वजह से वो लोग यहाँ पर गुम गए थे। पर एली उससे कहती है कि तुम खुद की वजह से गुमे थे, पर जरा अब अपने सामने की तरफ देखो। और वो लोग भी वहाँ पर उस टूटी सिटी को देखकर हैरान से रह गए थे। और गेल परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा एंशियस सा महसूस हो रहा था। और वो पॉइंट करते हुए कहता है कि आखिर इस जगह पर हम लोग स्टेला फ्रेगमेंट को ढूंढना कहाँ से चालू करेंगे। यहाँ तक उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर असल में वो दिखता कैसा है। काय इस चीज के लिए एग्री करता है और वो इस चीज को मानता है कि पागलों की तरह यहाँ पर ढूंढने में वो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। और इस समय पर काय के दिमाग में आ रहा था कि काश उसका दोस्त नीरो यहाँ पर उसके पास होता तो शायद यहाँ पर वो ग्लो करते हुए सभी लोगों को रिस्पॉन्स दिखा सकता था। और तभी वो अपने पैरों पर एक शेप महसूस करता है और वो नीचे की तरफ देखता है कि एक छोटी सी काली बिल्ली जो कि उसके पैरों से चिपकी हुई थी नीरो। ये देखने के बाद काय पैनिक करना चालू कर देता है और सोचता है क्या कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गई। एलिया ने भी नीरो को यहाँ पे नोटिस कर लिया था और वो पूछती है कि ये क्रीचर है। तो काय जल्दी से उसे अपने हाथ में पकड़े हुए पसीना पसीना होते हुए सोचता है लगता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में आ चुका है क्योंकि जो उसका सीक्रेट पेट है उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शांत होते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा समय है जहाँ पर वो नीरो की बर्थ उन लोगों को प्रूव कर सकता है। इसलिए वो गेल और एली को अपने पास बुलाते हुए नीरो के बारे में बताता है जिसे वो अपनी गोदी में रखे हुए था। और वो बताता है कि अब हम लोग स्टेला फ्रेगमेंट काफी आसानी से ढूंढ सकते हैं। और वो लोग यहाँ पर उसकी बात सुन रहे थे जहाँ पर काय उन लोगों को नीरो के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर उन लोगों को स्टेला फ्रेगमेंट तक लेकर जा सकता है। पर गेल उसकी बकवास पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए उसे इस चीज के ऊपर यकीन करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। और दूसरी तरफ जहाँ पर गेल उसे शिकायत करने में लगा हुआ था एली उसे पूरे से इग्नोर करते हुए नीरो को अपनी गोदी में रखे हुए थी और वो उसकी क्यूटनेस को यहाँ पर काफी ज्यादा एडमायर करती है। जिसके बाद काय नीरो की एबिलिटीज को यहाँ पर लोगों के सामने दिखाने के बारे में सोचता है तो नीरो एली की गोदी के अंदर से आसमान की तरफ कूदता है और वहाँ पर आसमान में गोल घूमना चालू कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर एक एनर्जी बॉल के अंदर कन्वर्ट हो गई थी और उसके अंदर से ऐसा उजाला निकल रहा था जो कि काफी हद तक अंधेरे को गायब कर सके। और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद नीरो उन लोगों को यहाँ पर रास्ता दिखाना चालू करता है और वो लोग धीरे धीरे कर उसका पीछा कर रहे थे। और गेल को अभी भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि आखिर इस तरीके के क्रीचर यहाँ पर कैसे हो सकता है, उसके पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस और इस तरीके की स्पेशल एबिलिटी कहाँ से आएगी। और वो काय से इसके बारे में पूछता है कि आखिर उसने नीरो को कहाँ पर ढूंढा था। पर काय उसको पूरे से इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चालू करता है जहाँ पर नीरो उन लोगों को लेकर जा रहा था। और साथ ही वो नीरो से बात करते हुए उसे बताता है कि नीरो ये कह रहा है कि जो स्टेलर फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर है और नीरो को वहाँ पर लाइट फ्रेगमेंट्स महसूस होते हैं। और वो आगे की तरफ और तेजी से बढ़ना चालू कर देता है जहाँ पर लाइट से एक रेखा सी बन गई थी जो कि रूइन सिटी के अंदर उन लोगों को लेकर जा रहा था। और वहाँ पर कागजार कचरे के बाद एक डार्क टनल जैसी थी जिसके अंदर उन लोगों को जाना था। का ये सोचता है कि आखिर उन्हें और ज्यादा कितनी गहराई के अंदर जाना होगा। पर गेल उसे मार करते हुए कहता है क्या उसे यहाँ पर डर लग रहा है। पर काय उससे कहता है कि आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके उस हाई सीलिंग के अंदर चलना चालू कर देते हैं। नीरो अभी भी ग्लो करते हुए उनको काफी ज्यादा गहराई के अंदर लेकर आ गया था जहाँ पर काय काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि सच में जो ये फैसिलिटी है वो उसकी उम्मीद से भी काफी ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद अचानक ही नीरो एक काफी बड़े से लोहे के गेट के सामने घूमना चालू करता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि शायद उसने यहाँ पर कुछ ढूंढ लिया
लगता है। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो वहाँ पर शांति थी अचानक ही एक काफी ज्यादा हैवी से साउंड की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा सा मैकेनिकल फुट था। और वो लोग ये देखने के बाद कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा रोबोट सा खड़ा हुआ है, जो कि देखने में काफी ज्यादा जंग भरा है और अजीब तरीके का लग रहा है। उन लोगों के सामने उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। गेल ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्रीचर्स होते हैं ये उनसे देखने में काफी ज्यादा अलग सा लग रहा था, जिनसे अब तक उन लोगों ने यहाँ पर लड़ाई करी है। और अचानक ही जो रोबोट था वो यहाँ पर स्कैनिंग बीम को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर एक लाइट सबसे पहले एली के ऊपर जाती है और वो रोबोट उसकी डाटा को यहाँ पर प्रोसेस करता है और वो यहाँ पर हेक्स कोड को डिस्प्ले करता है उसके ब्लू कलर की वजह से। जिसके बाद वो मूव करते हुए गेल को स्कैन करना चालू करता है और वो यहाँ पर उसकी ग्रीन कलर को भी रजिस्टर कर लेता है। जिसके बाद आखिरकार काय के ऊपर ये बीम जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि वो सच में मशीन यहाँ पर उसे स्कैन कर रही है और वो उसके कलर को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेती है और वो यहाँ पर उसके हेक्स कोड को डिस्प्ले करती है कि ये पिच ब्लैक है। और जैसे वो उसे डिटेक्ट करता है तो जो रोबोट की आई थी वो पहले तो और ज्यादा तेज चमकने लगती है और वो अनाउंस करता है कि उसने यहाँ पर ब्लैक कलर को डिटेक्ट किया है, जो कि विच का है। वो उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है क्योंकि उसे खत्म करना था। काय ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो समझ पाता पर उससे पहले ही वो रोबोट अचानक उसके ऊपर एक पंच दे मारता है और उसके इस रिएक्शन को देखने के बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान से रह गए थे। पर काय ने यहाँ पर अपने दोनों हाथों को मोड़कर उसके इस डायरेक्ट अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया था और वो मशीन काफी ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेशन के साथ चिल्लाते हुए कहती है कि उसे काय को यहाँ पर खत्म करना होगा और वो यहाँ पर जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर सकते। जिसके बाद वो बड़ा सा रोबोट फिर से अपना बड़ा सा मुक्का बनाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। काय भी यहाँ पर ये मौका देखने के बाद अपने मुक्के को तैयार करता है और सीधे उस मशीन के मेटेलिक आर्म के ऊपर दे मारता है, पर इसकी वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा था। वो कहता है कि आखिर इसका आर्मर इतना ज्यादा टफ क्यों है। गेल भी ये देख थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि जो रोबोट है वो फिर से एक दूसरा हैवी पंच बनाकर उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर एली सामने की तरफ आकर उस मशीन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। वहाँ पर पूरे में चिंगारियां फैल गई थी जैसे इसकी ब्लेड वहाँ पर आर्मर से टकराती है, पर वो भी ये देखकर शौक से रह गई थी क्योंकि इसके अटैक की वजह से उसके ऊपर एक खरोंच तक नहीं आई थी। एली इसलिए पैनिक करने लगती है और सोचती है कि जो इसकी पावर्स है वो इस मशीन के सामने पूरी तरह से इनफेक्टिव है। और दूसरी तरफ काय अपने दुश्मन को यहाँ पर एनालाइज करने में लगा हुआ था और वो इस चीज को नोटिस करता है कि जो उसकी चेस्ट है उसके अंदर उसका कोर दिख रहा है और वहाँ पर जो लिक्विड उसके अंदर घूम रहा था उसको देखकर वो समझ जाता है कि शायद ये उसका एक वीक पॉइंट है। इसलिए काय आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक साइड से मुक्का दे मारता है, पर अचानक ही वही चीज को महसूस करता है कि रोबोट उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक काफी ज्यादा अलग सी स्पीड के साथ उसके ऊपर एक हमला करता है। काय बड़ी मुश्किल से उसे यहाँ पर ब्लॉक कर पाया था क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा हैवी ब्लो था और इसकी वजह से अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि इसके जो नॉर्मल अटैक्स थे वो यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। पर तभी उसे एहसास होता है और याद आता है कि जब उसकी बॉडी पूरे से ब्लैक एनर्जी से कवर हो चुकी थी और वो फिर से उसी एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, पर उसे पता था कि अगर वो पूरे से ट्रांसफॉर्म होता है तो जो उसका कलर था वो काफी तेजी से यहाँ पर कंज्यूम होना चालू हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपने बस केवल सीधे हाथ को ही उस एनर्जी से यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में वो पूरी तरह से ब्लैक ऑरा से कवर हो चुका था, एक ऐसी लेयर जो कि काफी ज्यादा अजीब सी दिख रही थी। जिसके बाद वो अपने अटैक को यहाँ पर प्रिपेयर करता है और काय आसमान में जंप करते हुए अपने एनहेंस्ड पंच के साथ एक ही बार में एक काफी ज्यादा खतरनाक परफेक्ट ब्लो दे मारता है जिसने उस रोबोट की छाती के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और जो उसके टुकड़े थे कोर के साथ पूरे में फैल जाते हैं और इस वजह से उसके एक पंच ने पूरे तरह से उसे तबाह कर रख दिया था। मशीन का जो ऊपर का हिस्सा था, रोबोट का जो सिर था वो आसमान में उड़ जाता है और इसके अलावा जो उसकी आंख के अंदर की लाइट थी वो यहाँ पर गायब हो जाती है। और काय भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था, उसे लगा नहीं था कि ये सच में इतना ज्यादा आसान हो पाएगा, पर अब इसकी वजह से उसके चेहरे पर थोड़ा सा रिलीफ सा लग रहा था और गेल और एली दोनों भी पूरे से शांति के साथ उसे देख रहे थे। और काय आसपास की तरफ देखता है जहाँ पर वो रोबोट के कोर को देखकर उसे उठा लेता है और सोचता है कि मारी इसको देखकर सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएगी अगर मैं एज अ गिफ्ट उसे ये देता हूँ। पर अचानक ही गेल उसके ऊपर चिल्लाना चालू कर देता है और काय से कहता है कि तुम ये पावर्स पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि गेल और एली दोनों ही काय की वजह से थोड़े से चिंता में आ चुके थे और वो लगातार उसे कई सारे सवाल करने लगते हैं। तो काय काफी नर्वसली यहाँ पर उसको आसपास देखते हुए शांति से जवाब देता है और बताता है कि जो ये टेक्निक है वो काफी तेजी से उसके कलर को कंज्यूम करती है। और वो लोग यहाँ पर बात करने में लगे हुए थे, पर वहीं पर जो पीछे का दरवाजा था, लोहे का दरवाजा, वो धीरे धीरे कर वहाँ पर खुल जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पिच ब्लैक जैसा वॉइड दिख रहा था। ये देखने के बाद अचानक ही नीरो फिर से उसके आसपास घूमने लग जाता है और वो ये देखकर थोड़ा सा डर गया था, जिस वजह से वो काय के पास फिर से आ जाता है और वो सच में डर की वजह से बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था। ये देखने के बाद काय धीरे धीरे कर उस अंधेरे दरवाजे के पास जाता है जहाँ वो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था और वो नीरो की वार्निंग को डेस्परेटली समझने की कोशिश करते हुए काफी धीरे धीरे कर की तरफ आगे बढ़ रहा था। पर वो सोचता है कि यहाँ पर तो उसे अंदर की तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए वो जैसे ही अपनी उंगली से उसे यहाँ पर टच करता है तो जो डार्कनेस की सरफेस थी वो पानी की तरह अचानक ही पूरे में फैलना चालू कर देती है और उसके अंदर से काफी डार्कनेस थी जो कि पूरे में फैलने लगी
थी और कुछ ही देर में वो लोग परछाइयों की तरह उसके अंदर खिंचते चले जाते हैं। गेल और एली चिल्लाना चालू करते हैं क्योंकि वो दोनों ज्यादा तेजी से खिंच रहे थे और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और कुछ ही देर में वो लोग उस काले से व्हाइट के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस केवल काले अंधेरे स्पेस के अलावा। गेल यहाँ पर दर्द की वजह से चिल्ला रहा था और वो गिरने की वजह से कंप्लेन भी करता है और साथ ही इस डार्कनेस की वजह से भी। पर वहीं जब वो अपना हाथ उठाकर ये चीज चेक करता है तो वहाँ पर उसे अजीब तरीके की चीज महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी छाती के ऊपर हाथ रखकर अपने आप को महसूस करते हुए कहता है कि सच में जो उसकी जैकेट है और उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से शॉक के अंदर जा चुका है। और वो चीज को महसूस करता है कि जो उसका कलर था वो ग्रीन कलर जो कि यहाँ पर उसकी पावर को डिफाइन करता था वो पूरी तरह से यहाँ पर जा चुका है और बस केवल एक ही चीज रह गई है जो कि पीछे की तरफ है, वो है ब्लैक एंड व्हाइट कलर। काय और एली दोनों भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन दोनों के साथ भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था और जो उन दोनों की पूरी दुनिया थी वो भी यहाँ पर उसके साथ पूरी तरह से गायब सी हो चुकी थी। और सारे सेंसेशंस यहाँ पर गायब हो जाने की वजह से उन लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि वो लोग सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज और टेरिफाइड लोकेशन के अंदर आकर फंस चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो लोग यहाँ पर क्या करें।